नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड नंबर 44 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड आप जानते हैं बहुप्रतीक्षित है। आज हमारे साथ वो हैं जो कल तक इस शो में को होस्ट होते थे, लेकिन आज वो गेस्ट हैं। तो आज हम उनसे बहुत सारे ऐसे किस्से सुनेंगे जो पिछले 43 दिन से वो बार बार सुनाना चाहते थे लेकिन नहीं सुना पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो बहुत प्रेरणीय है, उनका लंबा विशद व्यापक अनुभव है शिक्षा के साथ साथ और बहुत सारे क्षेत्रों में, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उन्हें नहीं सुन पाए। और बहुत सारे हमारे दर्शकों की डिमांड थी कि हम आदरणीय मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी को इस शो में मेहमान के तौर पर लेकर के आए हैं। तो आज आप सबकी मुराद हम पूरी कर रहे हैं और बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव द टीचर शो में। बहुगुणा जी का बायोडाटा मैंने आज की पोस्ट में सबको शेयर किया है और आप देख रहे हैं लगातार कि उस पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। तो वो बहुत सारे हमारे शिक्षक पूरे देश से, पूरे प्रदेश से बहुत उत्सुक हैं कि वो बहुगुणा जी को सुने, उनसे सवाल करें। तो मैं आज इस शो में स्वागत करता हूँ हमारे साथ श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी का, जो ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार। और साथ में श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो रोज की तरह दिल्ली से हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आप सभी का। धन्यवाद। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप लोग? बस सब ठीक। बढ़िया। बहुगुणा जी कैसा महसूस हो रहा है आज? वो महसूस तो ये हो रहा है कि कल तलक जो करते थे दावा दुनिया की मालिकी का, कल तलक जो करते थे दावा दुनिया की मालिका का, आज हमारी हालत ये हुई कि खुद के घर में मेहमान हो गए। चलिए सर, इस मेहमानदारी में आपका स्वागत है। तो मुझे उम्मीद है कि पहले से कुछ आराम होगा आपको आज। आराम नहीं भाई साहब, बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मुझे ये भय है कि मैंने अपने कर्म, आदमी के आगे अपने कर्म खुद आगे आते हैं ना, तो मैंने बहुत लोगों को परेशान किया है। तो मुझे लग रहा है कि वो सब ताकत में बैठे हैं कि आज इसको बदला लिया जाए। नहीं, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है सर। पिछली भी आ गए। हमारे साथ आज स्पेशल होस्ट श्री हेमंत बिष्ट जी जुड़ चुके हैं सर, जो इस कला में हमारे गुरु हैं, एंकरिंग और होस्टिंग में। तो हमने उनसे सीखा है, तो आज हमने स्पेशल आपके लिए आमंत्रित किया बहुगुणा जी। हेमंत सर नमस्कार। आज सर बहुगुणा जी से बदला तारने को आया हूँ मैं समझ गया था। लेकिन किसी हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि हिंदुस्तान बहुत उदार मुल्क है, ये बदला लेने की आदत की है नहीं। ये हमारा जो शो है, संस्कृति का शो है, तो कृपया अपनी संस्कृति का ध्यान रखें। और मैं आपका मेहमान भी होता याद रखिएगा, है ना? मेहमान बहुगुणा जी 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है जी। ये 1962 का भारत नहीं है सर, लेकिन मैं तो 1920 का भारत है। मैं 1962 का ही जन्म है मेरा। चलिए सर, चलिए आपके 1962 से शुरू करते हैं सर। हमने बहुत सारे आपके किस्से पढ़े फेसबुक में, आपके संस्कार पढ़े। जब आप बचपन में छात्र जीवन में कितने होशियार थे, कितने पढ़ाकू थे, कितनी गंभीरता से अपनी कक्षाओं को, अपने गुरुजी को आदर देते थे, और तमाम तरह के किस्से आपने लिखे हैं सर। कुछ उसके कुछ झलकियां, कुछ छींटे डाल दीजिए आज दर्शकों के ऊपर। मुझे लगता है किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया था, ऐसा मैंने कुछ लिखा नहीं है कभी। ये किसी ने मेरा अकाउंट। अच्छा, एक और बात आई सर कि आपके कई लोग आपके नाम से मिलते जुलते लोग हैं। मुकेश बहुगुणा में बड़ा प्रचलित नाम है, तो कई बार लोग आपको किसी और को समझ लेते हैं, किसी और को आपको समझ लेते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल होता है मेरे साथ में यहाँ भी होता है। मेरे को कई बार एफिडेविट लगाना पड़ा है कि मुकेश प्रसाद बहुगुणा एक ही आदमी है। मेरा असल में हाई स्कूल में मेरा पूरा नाम मुकेश प्रसाद बहुगुणा ही है, जो बचपन से पिता कामेश्वर प्रसाद बहुगुणा, घर में सबके आगे शंभू प्रसाद बहुगुणा, रामेश्वर प्रसाद बहुगुणा, सबके आगे प्रसाद लगा था हमारे आगे। तो हाई स्कूल में उन दिनों क्या होता था कि जो मार्कशीट वगैरह आती थी और प्रमाण पत्र आते थे बहुत लेट होते थे, तो
तो जब तक प्रमाण पत्र आया उसमें जो बाबू रहा होगा उसने प्रसाद लिखना भूल गया, उसमें केवल मुकेश बोगड़ा रहा, लेकिन 11वीं 12वीं आगे सब जगह मुकेश प्रसाद बोगड़ा ही रहा। जी तो मैं मुकेश प्रसाद बोगड़ा भी मैं ही हूँ, मुकेश बोगड़ा भी मैं ही हूँ। अच्छा, ठीक ठीक। लेकिन और कितने यहाँ रूप है सर आपके? जी और बाकी कितने रूप है आपके? घर का नाम मुन्ना बोलते हैं मुझे। आप देख सकते हैं मैं कितना मासूम हूँ आज भी। जी जी। और यहाँ और पे वो एक मिर्ची बाबा वाला नाम भी तो है सर, उसका क्या? ये असल में क्या है कि मैं अक्सर व्यंग लिख लिया करता हूँ। जब से मैं 2006-7 से मैं पत्रिकाओं के जो उत्तराखंड जी की और देश की पत्रिकाएं हैं, यहाँ उत्तराखंड में जो युगवाणी हो गई, लोक गंगा, रीजनल रिपोर्टर और कई और भी पत्रिकाएं हैं, मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ उनका, पर्वत जन और दरअसल जनपक्ष इस तरह की पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो इनके संपादक वगैरह मेरे मित्र हैं, तो थोड़ा सा मेरा विनोदी स्वभाव है, तो उन्होंने कहा कि आप व्यंग लिखा करिए। तो वहां जी तक तो ठीक था, 2011 तक तो किसी ने मुझे मिर्ची बाबा कहा नहीं था। 2011 तक तो मेरा नाम मुकेश प्रसाद बोगड़ा या मुकेश बोगड़ा ही रहा। लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग में क्या हुआ जी कि मैं जब शिक्षा विभाग में आया तो फिर मैंने यहाँ पे भी व्यंग लिखने शुरू कर दिए, अपने विभाग के जो हमारे विभाग के जो महान कारनामे हैं तो उनके ऊपर भी मैंने व्यंग लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने उनके ऊपर व्यंग लिखा तो किसी ने मेरी एक दो फोटो है कि जहाँ मैं हिमालय में बर्फ में घूम रहा हूँ, वहां बैठा हुआ हूँ, मंदिर के आगे बैठा हुआ, तो किसी ने क्या किया, मेरी एल्बम से एक फोटो निकाली। मैं रुद्रनाथ जो तुंगनाथ का जो मंदिर है वहाँ बर्फ पड़ी हुई थी उन दिनों, कपाट बंद थे, लेकिन मैं मंदिर में पैदल ऐसे ही बर्फ चला गया था घूमते फिरते। तो वो फोटो मैंने डाली थी, तो किसी ने वो फोटो निकाली और उसके नीचे लिख दिया मिर्ची वाले बाबा। तब से मेरा नाम इन लोगों ने मिर्ची बाबा रख दिया है। लेकिन सर जो मुझे जानकारी मिली है वो मिर्ची वाले बाबा में उन्होंने थोड़ा मैंने पूछा कि सर से मिर्ची वाले बाबा क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा अपने व्यंग से वो कभी कभी मिर्च लगा देते हैं दूसरे को। नहीं, अब वो स्वभाव के ऊपर है। अब मैं तो सीधी बात कह देता हूँ लोगों को, जी जी। और अब किसी किसी को मिर्ची लग जाती है तो मैं जी तो सर आज पहला कुछ लोग प्रश्न ये भी अगर कह रहे भट थे कि जी आपने और खुद ही अपना नाम मिर्ची बाबा रख लिया। जी क्या कह रहे हैं अगर आप हाँ बोलिए बोलिए। जी अगर आप ट्रेन फ्रीज हो गया सर हेमंदा का, मुझे लग रहा है नेटवर्क की दिक्कत है। वो जुड़ते हैं तो फिर उनकी बात सुनते हैं। मैं ये कह रहा था सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने खुद ही अपना नाम मिर्ची बाबा रख लिया, ये सच है क्या? मैंने तो अपना नाम आज तक किसी ने अपना नाम खुद रखा है? आप बताइए, आपने अपना नाम खुद रखा था क्या? अरे आप विलक्षण है सर, आपके बारे में कहा जाता है सर। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई मैंने अपना नाम नहीं रखा। जो दूसरा आपने संस्मरण सुनाया अभी कि बहुत सारे पत्रिकाओं में आपने लिखा, तो आपके वो सारे पत्रिकाओं के संपादक मित्र थे, तो मतलब आपने उस मित्रता का सदुपयोग किया, मुझे लगता है काफी। हाँ, मैं असल में शुरू से जब मैं कभी देहरादून या ऋषिकेश के आसपास में या कभी कोई साहित्यिक कर्म होते थे मैं उनमें चले जाया करता था, गोष्ठियों वगैरह में। और मेरे बहुत सारे मित्र जो कभी आंदोलन के जमाने में थे, बाद में वो आंदोलनकारी रहे, सामाजिक कर्मी रहे, बाद में पत्रिकाएं निकलना शुरू कर दी। मैं फौज में चला गया, लेकिन मित्रता हमारी बनी रही, संपर्क हमारा बना रहा। और लिखने का शौक मुझे पहले से ही था। जब मैं मेरा पहला लेख मेरे ख्याल में कक्षा 11 या 12 में पढ़ता था, तब छपा था जी वाह। स्थानीय पत्रिकाओं में। उन दिनों बचपन से आप होनहार थे, तो फिर वो अच्छा, उन दिनों की खासियत थी ना कि उन दिनों छोटे अखबार में लघु पत्रिकाएं, कादम्बरी, इस तरह की बहुत सारी और भी बहुत सारी पत्रिकाएं थी। हिंदी की पत्रिकाएं बहुत ज्यादा छपा करती थी, स्थानीय स्तर पे भी, राष्ट्रीय स्तर पे भी। अब स्थानीय स्तर पे तो लगभग खत्म ही हो चुकी है, और राष्ट्रीय स्तर पे भी मेरे ख्याल है आज की तारीख में शायद हंस छप रही है, लेकिन हंस में भी अब वो बात नहीं रही जी जो किसी जमाने में हुआ करती थी, जब मैं बहुत साल कादम्बरी। जी जी। तो सर अब मैं जी ये एक कमेंट आया है सर राकेश जुगरान सर का, वो कह रहे हैं कि गुगली फेंकिए, आप बैट्समैन के प्रभाव में आ रहे हैं, तो गुगली शुरू करें क्या? जुगरान जी को मैं बता दूं कि मैं
खेल के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर आप दुगली फेंकेंगे तो हो सकता है मैं वॉलीबॉल खेलने लग जाऊं या फुटबॉल खेलने लग जाऊं। आप अपना खेल खेलिए, मैं अपना खेल खेलूंगा। वाह, क्या आप दुगली क्या फेंके, बात। है ना, आप अपना खेल खेले, मैं अपना खेल खेलूंगा। बाकी हमारे साथ तो में बिजली बैठी जी जी सर बिजली हर मैं जी सर, कुछ कह रहे थे हेमंत सर आप? जी मैं ये कह रहा जी था, बोलिए थोड़ा सर। देर में नेट चला गया था, क्योंकि सर आप व्यंगकार के रूप में आपकी जी बहुत बड़ी पहचान है। तो हमारे जी कुछ नवोदित हस्ताक्षर हैं जो जी हास्य और व्यंग में बहुत बड़ा फर्क नहीं कर पाते हैं, और उनका जी मानना होता है कि हास्य और व्यंग वो एक ही समझ जाते हैं। तो क्या सर हमारे सुनने वालों को आप अपनी राय देंगे कि हास्य क्या है और व्यंग क्या है? दोनों अलग अलग विधाएं हैं, तो हमें बताने की कृपा करें। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है ये। और व्यंग का उद्देश्य हंसाना नहीं होता है, पहली बात तो ये। जी हास्य का उद्देश्य जी हंसाना होता है। व्यंग जो होता है बहुत सामयिक उस पे होता है, और जब समाज में जहाँ विकृतता है, विषमता है, अंतर विरोध है, शोषण है, अनीति है, व्यक्तिगत मूल्यों का ह्रास है, तो इस तरह की प्रवृत्ति के जब ये कह सकते हैं कि आपको पीड़ा बहुत है, आपको क्रोध जी बहुत है, लेकिन आपके जी चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप उसको अन्य माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। है कि आप इस तरह से लिखते हैं कि वो सामने वाले को बहुत भारी चोट कर जाता जी है। और सीधी बात है, इब्ने इंसा जी हुए, उन्होंने कहा है कि जो व्यंग होता है वो दिमागी रूप से बालिग लोगों के लिए होता है, जिस्मानी बालिग नहीं। जो दिमागी रूप से बालिग होते हैं उनके लिए होता है। तो जी जो जिस्मानी रूप से बालिग है वो उसको हाथ से समझ लेते हैं, और जो दिमागी रूप से बालिग है उन्हें पता चल जाता है कि भाई ये तो व्यंग हो गया। बहुत अच्छा। तो सर आप किस व्यंगकार से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? तो बड़ा अच्छा क्योंकि बहुत सारे व्यंग जी हमारे देश में बहुत बड़े बड़े व्यंगकार हुए हैं, और भट्ट जी यहाँ पर बैठे हैं, सर बैठे हैं, और हम उन जी व्यंगकारों की रचनाओं पर कई बार नाटक भी करते हैं, लिखते भी हैं। तो कईयों के नाम हमारे मनों में भी हैं, लेकिन सर आप किस व्यंगकार से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या आप पसंद करते हैं उनको? मैं मुख्य रूप से 3-4 व्यंगकार ऐसे हैं कि जो जिनको मैं अभी भी पुस्तक निकाल के पढ़ता रहता हूँ। तो जी सबसे पहले मैं नाम लूंगा मैं, जो मैंने इब्ने इंसा जी का, शेर क्या मोहम्मद के इब्राहिम नाम साहब। से। तो ये भट्ट जी पाकिस्तान वो चले गए थे। उर्दू की पहली किताब उनका बहुत अच्छी किताब है जी। उर्दू की पहली किताब, और मेरे जी ख्याल है कि अगर जी छोटी किताब देखें, अगर मेरे ख्याल है जी मुश्किल से 30 पन्नों की किताब होगी वो, और उनका कोई जी भी व्यंग आज तक से मतलब 70-80 शब्दों से ज्यादा का उनका कोई व्यंग होगा नहीं। और मेरे जी। ख्याल है वो बेहतरीन किताबों में से एक है। जो भी लोग व्यंग को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको इब्ने इंसा जी को जरूर पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर भट्ट जी। पाकिस्तान के और भारत के विभाजन के बाद जो पाकिस्तान के हालात थे, भारत के जो हालात थे, जो राजनीतिक और सामाजिक हालात थे, उसको लेकर के उन्होंने बहुत शानदार व्यंग लिखा है। जी जो उर्दू की आखिरी किताब है। तो एक वो अच्छे व्यंगकार हुए हैं। जी और जी उनके अलावा जो कृष्ण चंद्र जी ने बहुत अच्छे उपन्यास भी लिखे, लेकिन कृष्ण चंद्र बहुत बढ़िया व्यंगकार भी थे। हमारी उसमें हम्म बोर्ड से किताब का एक पाठ भी है, जामुन का पेड़, जो कि व्यवस्था की हम्म जो फाइल, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, जो चलिए फाइल क्या सिस्टम जो स्वागत था। चलता है, उसके ऊपर बहुत जी शानदार व्यंग है वो। और उनके कुछ उपन्यास हैं जो उपन्यास कथानक हैं, जैसे एक है उनका एक आवारा की डायरी, और एक और है दादर कुल के बच्चे। तो दादर कुल के हम्म बच्चे बच्चे अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा व्यंग है कि आपके आंसू निकल आएंगे अंत में। आप शुरू में बहुत हंसेंगे, लेकिन आपके आंसू निकल आएंगे। और अगर उसमें कभी उसके लंबे कथानक जो है, उसमें भगवान जो है बच्चा बन करके आ गए हैं देश में, और बच्चा बन करके क्या क्या उनके साथ गुजरती है। कभी उनको बच्चा चोरी करने वाला गिरोह पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है, कभी कोई पकड़ लेता है। अब उसका अंतिम लाइन मेरे को आज भी याद है कि किशन चंद्र जी लिखते हैं कि जब भगवान को मैंने आखिरी बार देखा, जी जब भगवान को मैंने आखिरी बार देखा, वो 5 साल के बच्चे के रूप में थे, उनके हाथ पैर टूटे हुए थे, और वो दादर पर भीख मांगते थे। ये बढ़िया। उस जो सामाजिक विसंगति है और जो राजनीतिक विसंगति है, जिसको हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके लिए इससे बेहतर व्यंग कोई और नहीं हो सकता। उसके बहुत अलावा सुंदर सर। आपके
हमारे उत्तराखंड से एक बहुत बढ़िया फनकार हुए जिनको लोग अक्सर जानते नहीं है, भूल जाते हैं, उन टीवी शो भी उनके ऊपर बने हैं, मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी जी का एक, हाँ, उनका उनका एक वो था, क्या कहते हैं, नेताजी कहीन करके किताब का नाम नेताजी कहीन है। शायद जब वो सीरियल बना था तो कक्का जी कहीन हो गया, जिसमें ओमपुरी ने रोल किया था। बहुत बेहतरीन उनका राजनीतिक के ऊपर है वो। और उनका एक उपन्यास, और छोटा उपन्यास है, कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा पढ़ेंगे। सवाल ये था कि आपका पसंद है, मैं जो मेरे पसंदीदा है उन्हीं का नाम बता रहा हूँ साहब मैं। सर सवाल ये था कि आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन है? तो वो मैंने बता दिया, बदियुज्जमा हुए, बदियुज्जमा जिन्होंने चूहे की मौत छठा तंत्र लिखा है, और ये आपके मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई तो एक प्रकार से बड़े स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के। और एक और नाम मैं लेना चाहूंगा उनके बगैर, वो है हमारे श्रीलाल शुक्ल जी। क्या बात है, राग दरबारी। राग दरबारी, आप एक चीज और बताना चाहूंगा, राग दरबारी के अलावा उन्होंने जो बाकी जो रचनाएं लिखी, राग दरबारी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में व्यंग के बारे में अगर कोई लिखा जाए, यथार्थ परक व्यंग, काल्पनिक व्यंग, फैंटेसी नहीं, कल्पना नहीं, यथार्थ परक जो व्यंग हो सकता है, राग दरबारी से बेहतरीन रचना शायद ही कालजयी रचना उसको आप कह सकते हैं। गोपाल चतुर्वेदी हो गए हैं, आपके रविन्द्रनाथ त्यागी जी हुए हैं, रविन्द्रनाथ त्यागी जी ने बहुत अच्छी व्यंग रचनाएं लिखी है। और आपके एक कालिया जी थे, शरद जोशी जी हुए हैं। तो ये 5-6 हुए हैं, लेकिन मुझे बेहतर लगे हैं उनमें से हरिशंकर परसाई और बदियुज्जमा, इब्ने इंसा, मनीषा, ये आपके क्या नाम है हमारा, श्रीलाल शुक्ल जी। ये मुझे आपका पसंदीदा व्यंगकार पूछा सर, व्यंगकारों की सूची नहीं, पसंदीदा व्यंगकार पूछा था मालिक आपका। अब ऐसा है कि आपने ये सवाल कर दिया कि आपका पहला प्रेम क्या है। मुझे दिन में 10 बार प्रेम होता है साहब, तो एक नहीं, मैं कईयों से प्रेम करता हूँ। और प्रेम भी कई तरह के हैं जी। जी जी जी। तो मुझे जिनके मैंने नाम लिए सब पसंदीदा ही हैं। अब सबसे लेकिन सर मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा जी, मैं अपना दायित्व समझ रहा हूँ सर उस बात को कहना, ये बड़े फख्र के साथ मैं कह रहा हूँ कि हमारे एक ब्यूरोक्रेट हैं इधर ही आपके ऋषिकेश, शायद उनका घर है, खड़ग माफी में उनका घर है, ललित मोहन रयाल जी, हमारे एडीएम साहब भी रहे हुए यहाँ पे, और सीडीओ साहब रयाल सर उनकी 2 किताबें अभी तक हमने पढ़ी हैं, अद्भुत हैं वो 2 किताबें। तो अगर श्रीलाल शुक्ल जी को हमने पढ़ा है तो ललित मोहन रयाल जी को भी हम जरूर पढ़ेंगे सर, वो और हैं सौभाग्य से हमारे उत्तराखंड के। तो बस जी ऋषिकेश जी 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 बहुत बहुत जरूर पढ़िएगा सर। जी भट्ट जी आगे जी, अगला ओवर कीजिए भट्ट जी इनके ऊपर। हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आज, बड़े खतरनाक कमेंट आ रहे हैं, तो मैं एक रैपिड एक्शन सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ। भगवान जी से 4 सवाल पूछूंगा सर, और भगवान जी आप बहुत लंबे जवाब नहीं देने, उनके छोटे छोटे जवाब देने, बिना सोचे समझे देने, सोचना नहीं है उसमें, ठीक है सर? शुरू करें, आप तैयार हैं? मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इससे पहले कि शुरू करें सर? एक बात, इससे पहले कि मैं बगैर सोचे समझे जवाब दूं, आप ये याद रखिए कि जो बगैर सोचे समझे के कार्य होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि दुनिया का सत्यानाश ये सोचने समझने वालों ने किया है। ये जो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े बड़े, ये सोचने समझने वाले ही करते हैं। जो बगैर सोचे समझे करते हैं बड़े आराम से रहते हैं साहब। ये दिमाग वाले खतरनाक होते हैं सर, दिल से बोलिएगा। बहुत खतरनाक है वास्तव में, आप दिल से बोलिएगा, दिल से जी। मेरा सवाल पूछने से पहले मनोहर चमोली मनु शुरू हो गए, कह रहे हैं अध्यापकी के बाद आपका क्या करने का विचार है? इसके बाद सोचेंगे, तब अभी विचार तो है नहीं, तब की तब सोचेंगे। ये तो जो आपने डक कर दिया, उनका जो बाउंसर था डक कर दिया। ये चलिए सर, मैं आपसे पूछता हूँ, पहला सवाल मेरा ये रहा आपके सामने कि आप लगभग 60 साल के हैं लेकिन 30 के दिखते हैं, तो इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि मैं झूठ बोलता हूँ अपनी उम्र के बारे में अक्सर।
मैं असल में हूँ 28 का। मैं अभी बढ़िया बैठे हैं आप। वेल प्लेड, वेल प्लेड। जी सर। मैं बताना चाहूँगा जी। सर, अभी मात्र 28 साल कुछ 100 महीने का दूसरा हूँ। सवाल। जी अच्छा, बढ़िया 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 सर। दूसरा सवाल मेरा है कि जो आपकी सदाबहार खांसी है, इसका राज क्या है सर? क्या केजरीवाल को आपने ट्रेनिंग दी थी? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं खांसी का जब आपने जिक्र कर, आपने मेरे दिल के जख्मों पे आपने घाव को मतलब हिला दिया, मतलब आपने मेरा घाव को छेड़ दिया। जी अब आप इसलिए जोशी जी बैठे हैं, आप लोग फैसला करिएगा। केजरीवाल जी साहब ने 3-4 साल खांसा, आपने उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं पिछले 40 साल से खांस रहा हूँ साहब। हिंदुस्तान के 20-22 राज्यों में खांस चुका हूँ, संसार के 13-14 देशों में खांस चुका हूँ, और मतलब ग्लेशियर से लेकर रेगिस्तान और जंगल तक, समुद्र के किनारे से लेकर के हिमालय तक खांस चुका हूँ। लेकिन आप लोग मुझे तो कम से कम उत्तराखंड का तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था आप लोगों को। सर फोकस नहीं है आप, केजरीवाल साहब ने सिर्फ दिल्ली में ही खांसा, इसीलिए इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। आप जगह जगह खांस रहे हैं, आप जगह जगह खांस रहे हैं, तो मतलब हाँ, और सर, कौन से सवाल है आप? मेरा तीसरा सवाल है जी। मेरा तीसरा सवाल है कि आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगा, इसमें 4 में से आपको एक चुनना है सर, ठीक जी है? और उसमें ये मत कहिए कि मुझे दिन में 4 बार प्रेम होता है। दिन में 4 बार जी प्रेम होता है वाला जवाब नहीं चलेगा सर। आपको एक जी। चुनना है कि आप अच्छा अच्छा। मूलतः क्या है। आप मूलतः क्या है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फौजी, जी दूसरा ऑप्शन है शिक्षक, तीसरा जी विकल्प है पर्यटक, और चौथा जी। विकल्प है लेखक व्यंग्यकार। अच्छा, वैसे तो इनमें से कुछ नहीं है साहब। जी बताएं। मैं एक कवि हृदय नहीं सर, सिपाही। विकल्प ही 4 है। आप फिर से बोलिएगा, 4 क्या थे, मैं भूल गया। अध्यापक, पहला विकल्प है सर कि आप पर्यटक, एक फौजी हैं, दूसरा फौजी, विकल्प ये है कि आप शिक्षक हैं, शिक्षक है। तीसरा है कि आप एक पर्यटक हैं, यायावर हैं, जी। और चौथा ये है कि आप लेखक हैं, व्यंग्यकार हैं। तो चारों में से क्या आप मानते हैं? आपको एक जवाब चाहिए केवल। तो फिलहाल के लिए शिक्षक बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत चलिए अच्छा। बढ़िया है सर, आपने अच्छा किया। मानते हैं। और मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि फेसबुक के बाद आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं? फेसबुक के बाद तो शायद मैं, मेरे ख्याल है फेसबुक के बाद तो मैं शायद फेसबुक का ही प्यार करता हूँ साहब। फेसबुक के बाद भी फेसबुक सर? जी। फंस गए सर। लेकिन आपकी चुटीली बातों को सुनकर मुझे तो लगता है सर आप व्यंग्यकार सबसे पहले हैं और उसके बाद सब कुछ हैं आप। ऐसा आपने नहीं नहीं, उन्होंने पहले उत्तर दिया था कि वो जो कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, त्याग की परिकाष्ठा थी, पराकाष्ठा थी वो। जी। मैं इतना त्यागी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस बहता जोगी रमता पानी हूँ। हाँ, ये आपने ज्यादा, मैं अपने जहाँ मेरा जी जब मेरा मूड आता है मैं तब से काम करता हूँ। वाह क्या बात। अगला सवाल पूछिए भगवान जी। जी अगला सवाल। जी अगला सवाल मेरे, बोलिए। अगर एक हफ्ते के लिए फेसबुक बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं किताबें पढ़ूंगा, घूमने निकल 4-5 किताबें लेके जंगल में निकल जाऊंगा घूमने के लिए, अपना टेंट वगैरह लेकर के। अच्छा, वाह अब ये सर अब ये उसकी मत लड़ाई पूछिएगा। नहीं लगी कि फेसबुक याद नहीं आएगी? जी नहीं, फेसबुक फेसबुक तो की याद अभी नहीं आएगी सर आपको? नहीं यार, किसी ऐसा ना, पिछले कई सालों में कई माध्यम बदल गए, फेसबुक भी एक माध्यम है, कुछ और आ जाएगा। जी। नवनीत चौधरी विधेय पूछ रहे सर, आपने पहला व्यंग्य कब लिखा और कौन सा लिखा? ये मैंने शायद 11वीं में था या 11वीं में था, तब लिखा था मैंने। कूद और के पैर पालने जी। में। तो ऋषिकेश की, मनोहर चमोली मनु पूछ, और क्या कह रहे हैं आप? बड़ी बड़ी बातों और छोटी छोटी बातों में क्या अंतर है? अंतर यही है, जो मनोहर चमोली जी मनोहर मेरे में चमोली है, पूछ रहे सर, स्क्रीन पर लिखा है। पढ़ लिया मैंने। मनो वही अंतर है, अच्छा, जब तो मनोहर मतलब चमोली जी
मनोहर चमोली जी बड़े आदमी जब ये बातें करते हैं तो बड़ी बातें होती है, मैं छोटा आदमी तो मैं बातें करता हूँ, छोटी बातें होती है। यही अंतर है जो मनोहर चमोलिया मेरे अंदर है। चलिए, चमोली जी के बाउंसर में तो छक्का मार। और सवाल ये एक और सवाल आया है सर, संतोष कुमार तिवारी जी रामनगर से, शो में आए भी थे, कभी हैं खुद भी। पूछ रहे हैं व्यंग्य विधा के नए हस्ताक्षरों में से आपके प्रिय व्यंग्यकार कौन है? नए हस्ताक्षरों में नए लोगों में पढ़ तो रहा हूं मैं, लेकिन अभी कोई बहुत जमा नहीं मेरे को अभी भी। अभी लोग वही ना, जो नए जो लड़के हैं ये जो है, ये हास्य और व्यंग्य में अंतर नहीं समझते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा हास्य कवि है, वो चुटकुले सुना देते हैं और कभी उसको कविता बना देते हैं। बहुत सारे जो आजकल कवि सम्मेलन में कर रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ, चुटकुला जो है चुटकुले को कविता के रूप में पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं है, व्यंग्य लिखने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत। डॉक्टर साहब भट्ट जी। जी, एक बहुत गंभीर प्रश्न आया सर हेमंत, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए प्रश्न पढ़ना चाह रहा हूँ जी। कि ये संतोष कुमार जी पूछ रहे हैं कि नहीं, ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये किसी और से पूछ रहे हैं। चलिए सर, आप हेमंत कुछ कह रहे हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जी, अभी मैं अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन हेमा हरबोला जी एक मेरे पर्सनल फोन से पूछते हैं कि हाँ हेमंत आज आप कैसे दिखाई दिए। तो मैं इसलिए आज दिखाई दिया, हमारे पड़ोस में सर एक बहुत अच्छा एक सर की तरह एक लड़का है और उसके पास एक बहुत कॉस्टली कार है। जिसकी भी शादी होती है सर उसी की कार मंगाते हैं, ड्राइव वही करता है। लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी बड़ी दिक्कत हो गई कि अब वो दूल्हा बन के ड्राइव कैसे करे, तो उस दिन मुझे जाना पड़ा। तो आज बहुगुणा जी की शादी दूल्हे वो बने हैं, तो इसलिए मुझे ड्राइवर के रूप में आना पड़ा। ये हेमा जी को मेरा जवाब है। अच्छा सर जी, तो सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हम राहुल सांकृत्यायन के बारे में पढ़ते हैं, यायावर थे और नैनीताल पांगर के पेड़ों के नीचे वो बैठते भी थे। यहाँ के बुजुर्गों से भी कभी मैं पूछता हूँ कि यायावरी में क्या आनंद है सर आपको, कि आप इतने बिजी रहते हैं और फिर भी आप एक यायावर की भूमिका में दिखाई देते हैं, तो क्या कुछ पाते हैं यायावरी में, बताइएगा। मुझे लगता है मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है बहुत फ्रेगमेंटेड रही है, कभी बहुत निरंतरता रही नहीं उसमें जी। बचपन के मध्य प्रदेश में गुजरा, फिर बनारस में कुछ सब कुछ दिन अगले महाराष्ट्र में, कभी इधर, तो घूमता फिरता ही रह पिताजी के साथ में। तो पढ़ाई कभी एक तरह से नियमित नहीं रही। उसके बाद में हाई स्कूल में जब इधर आया तो कुछ दिन गांव में रहा, पहाड़ में रहा, कुछ दिन ऋषिकेश में रहा, उसके बाद फौज में चला गया, तो इंटर किया था सन 82 में, उसके बाद एमए करते करते सन 96 हो गए साहब मेरे को। और चूंकि सारी पढ़ाई मेरी लगभग प्राइवेट हुई है, तो मैंने किताबों से बहुत कुछ नहीं सीख पाया। जो कोर्स की किताबें जो होती हैं, जो मतलब गंभीर अध्ययन होता है, मेरा गंभीर अध्ययन कभी बहुत ज्यादा रहा नहीं कोर्स की किताबों का। इतना रागी भाई किसी तरह से सब आओ काम क्लियर कर लो भैया किसी तरह से। और वो अरे बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? मैं तो हूँ। अच्छा, तो हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वो अजीब सा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि मैं अकेला हूँ। सर घबराइए मत, तो घबराइए मत, सब सही है, सब देख रहे हैं आपको। घूमने फिरने से जब हम पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, तो हमें कई बार लगता था कि बहुत मुझे अपने ऊपर भी घमंड हो जाता था कि मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो वो कर लेता हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो जब मैं पहाड़ों में उनके पास जाता हूँ या जंगल में कुदरत के पास जाता हूँ, तब ये मिलता है सीखने के लिए कि भाई अभी बहुत कुछ जानना समझना समझना बाकी है, और एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी भर सारी चीजें नहीं सीख सकता। अलग अलग किस्म के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के बोलने वाले, खान पीन का अलग अलग किस्म के लोगों के स्वभाव होते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिलती है। तो मैं जो आज की तारीख में बात करता हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ या जो भी मैं कहता हूँ, तो उसमें मेरा ये जो घूमने का जो स्वभाव है, लोगों से मिलने का जो स्वभाव है, ये बहुत काम आता है। और किताबी बाकी डिग्री तो मैंने इसलिए कि भाई नौकरी करनी थी, तो उसके लिए डिग्री चाहिए। घूमने वाले को कोई नौकरी देता नहीं आज की तारीख में। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। यायावरी का अपना एक आनंद है, अपना एक अनुभव है।
जी जी संभवतः सर जी। आप जब कुदरत लोगों के साथ में रहते हैं या कुदरत के साथ में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपने जो सुनी थी या सुनी थी वो सहज रूप से समझ में आ जाती है। क्या बात है। सहज रूप से समझ में आती है। उसके लिए कोई बड़े बहुत विद्वान, बहुत विद्वता की या बड़े गूढ़ ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप जी जब अलग अलग लोगों के साथ में आते हैं बहुत सारी चीजें, छोटी चाय की दुकान में बात समझ में आ सकती है। तो हो जी सकता है कि मैंने किसी गोष्ठी में न सीखी हो, किसी बड़े विद्युत मंडली में न सीखी हो, छोटी सी चाय की दुकान में गांव वालों के साथ में बैठ करके वो बात समझ में आ जाती है कि जो वो बताना चाहते थे वहां मैं नहीं समझ पाया था। आप जगह जगह मिलते हैं क्योंकि सर लोग भी अभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन मुझे जैसे अस्कोट से आराकोट तक की यात्रा आपने की है, पंचेश्वर जी से जी टिहरी तक की यात्रा की है, और जी जी मैंने सुना कि जब पंचेश्वर से टिहरी तक की यात्रा आप करते थे तो गांव वाले प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजते थे वाया आपके जी माध्यम आपसे। तो सर आप उन जी जी पत्रों को पढ़ते भी होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किस पत्र ने किया और उस पत्र में क्या कुछ था जिससे आप प्रभावित हुए? उसके बाद भट्ट जी और सर जो से सर आपसे पूछेंगे। ये हुआ क्या कि ये पत्र एक जब आप नीचे झुपुल चौरा एक जगह पड़ती है ना सोमेश्वर के बाद में, तो झुपुल चौरा पंचेश्वर के के बाद। जी जी नहीं इधर जब मैं कौसानी से नीचे सोमेश्वर आ जाता हूँ, जी। सोमेश्वर के बाद में झुपुल चौरा वगैरह एक जगह पड़ती है, वहां से हम द्वारा हाट के लिए ऊपर चढ़ते हैं। हाँ जी हाँ। तो द्वारा हाट के जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो वहां पे एक चाय की दुकान जंगल के बीच में थी। पांडे जी थे, बुढ़े आदमी, करीबन 75-70 साल के थे वो। जी 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 तो उन्होंने पत्र लिखना शुरू कर दिया हमारे कहने पे। जी तो जैसी बातें हुई थी उन्होंने कहा ठीक है पत्र मैं भी लिखूंगा। जो हमने उनको पुरस्कार दिया उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तब जी तक जंगलात चौकी वाले थे, वो भी चाय पीने वहां पे आ गए। ठीक है ना। तो जंगलात चौकी वाले जब आए तो जंगलात चौकी वाले ने पूछा कि पंडित जी क्या पत्र लिख रहे हो? पंडित जी ने उनको कहा पत्र में नीचे नहीं लिख दी, तो मुख्यमंत्री जी इन जंगलात वालों ने हमारे धारे की ऐसी तैसी कर दी है। ये जंगलात वाले जी हैं, इनको तो के बारे में पता है ना, पानी के बारे में पता है, इनकी नौकरी खत्म करो पहले तो। वो मुझे क्योंकि उन्होंने बाकी परंपरागत वो जो होता है ना उस समय गुस्से में उन्होंने जो कहा उन्होंने वही लिख दिया उठा करके, वो मुझे याद रहा। क्या क्या लिखा सर? लिखा ये उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी ये जंगलात वाले हैं, इन्होंने हमारे धारे की और जंगल की ऐसी तैसी कर रखी है। अच्छा, भाषा यही थी। यही नहीं, इसकी जंगल के और धारे की ऐसी की तैसी कर रखी है, इनकी नौकरी खत्म करो पहले तो। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जी थोड़ा जी। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, इसी से जुड़ा सवाल है। पूछ रहे मनोहर चमोली कि आपने कुल गाड़ी से और पैदल कितनी यात्रा कर ली, कितना किलोमीटर यात्रा कर ली? अब ये मैंने कभी इसका हिसाब नहीं देखा, रिकॉर्ड मैंने मेरे आज तक कितने व्यंग छपे हैं, मैं किसी का हिसाब, मैंने नज़म का कलेक्शन है मेरे पास में, मैं छप जाती है तो कोई दे देता है मेरे को तो मैं पढ़ लेता हूँ उसको दोबारा, या कोई बताया था कि वहां पे कोई छपा था तो मैं देख लेता हूँ उसको। लेकिन मैं जी। कहाँ मैं कभी किलोमीटर नापे नहीं साहब। आशीष नेगी जी पूछ रहे हैं कि ये मिर्ची लगाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? घर से मिली भाई साहब, घर से। हमारे घर में मिर्ची माता जी बैठी हैं, हमारी धर्मपत्नी जी, उनसे मिली है। उनके लिए भी स्कोप खोज दिया। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं सर कि ये आपके कितनी किताबें अब तक छप चुकी हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, नाम बताइए, पूछ रहे हैं लोग। किताबें वैसे मेरी कोई व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई किताब नहीं छपी, ना मैंने कभी अब तक कोशिश नहीं की है। व्यंग रचनाएं और जो लेख वगैरह है, मेरे ख्याल है जो मैं एक मोटा 2000 से रिटायर हुआ उसके बाद ही लिखना शुरू किया मैंने। 2000 फौज में जो हमारे जो अपने जो
यूनिट के या स्टेशन के जो पत्रिकाएं निकलती थी तो उसमें जो लेखन करता था वो छोटा मोटा लेखन वो अलग था। लेकिन यहाँ पे आके जी जो होगा तो करीबन मेरे ख्याल है, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मेरे ख्याल है 1.5 व्यंग रचनाएं छप चुकी होंगी, कुछ लेख छप चुके होंगे और 5-7 कविताएं छप चुकी होंगी। और जी, इसको मीनाक्षी लेकर कुमार कह रही हैं सर कि किताबें आपको बहुत प्रिय हैं और जब भी आपके दर्शन का मौका मिला है आपकी कार की पिछली सीट पर मैंने हमेशा किताबों के ढेर देखे हैं। ये सही बात है सर? किताबें मेरा एक वो है, किताब मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ता हूँ, हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ता रहता हूँ मैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं किताब जरूर पढ़ता रहता हूँ। नहीं, मैं भी कई बार सर किताबों के ढेर मैं भी कई बार किताबों के ढेर रखता हूँ अपने अगल बगल ताकि लोग समझे कि ये पढ़ने लिखने वाला आदमी है, बुद्धिजीवी है। अच्छा ऐसा है। मैं भी करता हूँ ऐसा कई बार। मैं दोनों काम कर लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ और लोगों को बता भी देता हूँ, दोनों काम कर लेता हूँ। मैंने भी खूब किताबें अगला रखी सवाल हैं। आपके एक मित्र जी मैंने खूब किताबें रखी है, मेरा बैग हमेशा किताबों से भरा रहता था। तो मेरे जो पड़ोसी थे वो यही कहते थे कि नालायका दे बस्ते पारी होंगे ने। पंजाबी में एक कहावत है, नालायकों के बस्ते हमेशा भारी होते हैं। तो मेरी तो कमर झुक गई बिकॉज आई यूज टू कैरी अ लॉट ऑफ बुक्स। जी तो वो लेकिन पढ़ी नहीं मैंने, हमेशा उनको रखने का शौक रखा। लेकिन भगवान जी तो पढ़ते भी हैं। सर, आपके एक मित्र हैं दाताराम भट्ट जी एक सवाल पूछ रहे हैं कि 6 महीने इनके बाद छोटे रहते हैं और 6 महीने बड़े चुटिया बांध के, इसका क्या कारण है? खास कारण नहीं है इसका, पैसे बचते हैं मेरे ना। साल में एक बार मेरे को हेयर कट लेना होता है खाली, जी। पैसे बच जाते हैं। और सरोज कुमार बलियाल जी पूछ रहे हैं कि यायावरी का शौक आपको कब से हुआ? ये तो मेरे ख्याल है मुझे बचपन से, जब मैं छोटा था शायद 6-7 साल भर का, तो मध्य प्रदेश चले गए थे पिताजी। तो पिताजी जो सर्वोदय में थे, गांधीवादी विचारक के थे, तो भूदान की यात्राएं या गाँव में जागरण की इस तरह के कामों की यात्राएं पिताजी करते रहते थे। तो मैं साथ साथ उनके घूमता ही रहता था, कभी इस गाँव में, कभी उस गाँव में, कभी कहीं। तो पिताजी के साथ से मुझे आदत पड़ गई थी। जी, तो अर्जुन पवार जी पूछ रहे हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न कि आप जगह जगह घूमकर कौन सी जानकारी हासिल करते हैं और कल आप बिनसर घाटी से क्या लेकर आए? बिनसर घाटी से अर्जुन जी को बताता हूँ कि जिंदगी में कभी शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसना भैया, ये मैंने कल बिनसर से सीखा है। फिर से मैं भूल गया था, लेकिन कल फिर अब मैं जब हम गए बिनसर में तो जाते समय 11 किलोमीटर था, चढ़ाई का रास्ता था। तो वहां पे मंदिर में 2-3 लोग मिल गए, उन्होंने कहा कि ऐसा है आप थोड़ा सा थक गए होंगे तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो साहब शॉर्टकट गया, तो जाने में मुझे करीबन 4.5 घंटे लगे थे और 11 किलोमीटर था। आना हो गया 15 किलोमीटर, शॉर्टकट 15 किलोमीटर का हो गया 6 घंटे लग गए साहब। शॉर्टकट 15 किलोमीटर का सर, और वो वाला 11 किलोमीटर, वो 11 किलोमीटर का था। तो ये कुछ अगला प्रश्न पंकज ध्यानी जी का है। हाँ, पंकज ध्यानी जी पूछ रहे हैं कि अगर आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या रहेगा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहेगा कि मैं स्कूलों को छोड़ करके बाकी सरकारी विभाग बंद करवा दूंगा। पहले तो ये अनावश्यक खर्चा बहुत कर रहे हैं साहब, ये दुनिया भर के जो इनकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये जो पुल सड़कें इनकी जरूरत नहीं है, स्कूलों को, अस्पतालों को ठीक कर दिया जाए पहले। जी जी, संतोष कुमार थपलियाल जी कह रहे हैं कि आपके अंदर थिएटर का कलाकार भी बसा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो कभी कभी शौकिया कर लेता हूँ, विधिवत रूप से मैं कभी किसी थिएटर, जब मैं ऋषिकेश में रहा 5-6 साल, जब 4-5 साल, तो उस समय ऋषिकेश में आईडीपीएल में कुछ ग्रुप थे कि जो थिएटर का काम किया करते थे, लेकिन उस समय बहुत छोटा था तो मुझे छोटे छोटे रोल मिला करते थे। उस समय 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ता था मैं, तो विधिवत मैं कर नहीं पाया। लेकिन एक शौक है कि अभी भी अगर मौका मिलेगा तो किसी अच्छे डायरेक्टर के उसमें निर्देशन में मैं उसका शौक को कभी बच्चों के साथ में अलग अलग तरह से अभिनय पूरा कर लिया करता हूँ। जी, हेमंत सर, अतुल शर्मा जी आपको नमस्कार भेज रहे हैं देहरादून से। जी जी, हेलो अतुल शर्मा जी आपको नमस्कार लिख रहे हैं सर। अरे सर, पे गाया है सड़कों में। मुरली मनोहर भट्ट जी का अगला सवाल है बगुणा जी सर कि वाटर शेड मैनेजमेंट में
जी पीछे कुछ कह रहे हैं। हेमंत जी। सर का आवाज अटक रही सर। बिश सर की आवाज अटक रही, फ्रेम अटक गया शायद, नेटवर्क। हेलो जी। हाँ जी, जी। बोलिए सर, बोलिए, बोलिएगा सर। मैं मैं कह रहा था कि वाटर शेड मैनेजमेंट में भी जी सर का बहुत काम है, मैंने सुना है जलागम बहुत में। काम, बहुत काम नहीं है, वो जी। एक छोटा। जी तो आप बोलिएगा। थोड़ा अनुभव बताइए। ऐसा हुआ था है कि ना जब सर? वो, जी बताता हूँ मैं, जी 2005 में जो मैंने मंचेश्वर से लेके जी टिहरी तक 550 किलोमीटर की यात्रा की थी कुछ दोस्तों के साथ में, तो वो पानी जी के प्रबंधन को समझने के लिए ही थी, क्योंकि उस समय राज्य में एक नीति बन रही थी, जल जल नीति बन रही थी। वो हालांकि आज तक बनी नहीं है मेरे ख्याल है, उस समय भी प्रस्तावित थी, आज भी जी प्रस्तावित थी वो। तो हमें लगा कि इस प्रस्तावित नीति में जो स्थानीय जो समझ है पानी के प्रति, उसको वो उसका अभाव है उसमें। जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक समझ तो उसमें दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है, आधुनिक तकनीक का वो दिखाई दे रहा है, लेकिन पानी को जी। लेके हर समाज की, हर स्थान की फेस की अपनी एक समझ होती है। तो क्या बात है। पहाड़ के भूगोल या किसी भी भूगोल के हिसाब से आप एक जैसा नहीं कर सकते उसको, उससे समझ तो ले सकते जी हैं, लेकिन आप उसको दोहरा नहीं सकते उसको उस जगह पे। तो उसमें जी ये आया कि एक तो पानी की जो समझ है, लोगों की क्या समझ है, तो उसको समझने के लिए हम लोग जब उसकी यात्रा पे निकले, तो जी उसके बाद जब मैं वापस लौटा तो यहाँ पे पानी को लेकर के एक जलागम प्रबंधन का एक वर्कशॉप हुई उत्तराखंड में सरकारी अधिकारियों के जी लिए। तो उसमें जी किसी ने प्रस्ताव रखा हुआ था कि भाई जो स्थानीय लोग हैं, जो जल के प्रति जो समझ रखते हैं, या जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको भी इसमें कॉप्ट किया जाए कभी समिति में। तो शायद किसी ने मेरा नाम सुझाया उनको, जो उस समय सचिव थे जलागम, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनको नाम सुझाया। तब उन लोगों ने तब हम लोगों ने मिलकर के एक छोटी सी जो किताब होती है, जिसको हैंडबुक कह सकते हैं, उसको उसको जी। डेवलप करने में मदद की थी। बहुत छोटा वो था। जी, अगला सवाल सर संतोष ध्यानी जी का है, पूछ रहे हैं मिर्ची नामा पुस्तक कब पढ़ने को मिलेगी? मुझे लगता है कि अभी 1 साल 1.5 साल लगेगा। मैं अभी सारे के सारे जो अपने पिछले 8-10 साल के जो व्यंग्य, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको इकट्ठा ढूंढ लूँ मैं, और जो मैंने ईमेल के माध्यम से भेजे थे पत्रकार संपादकों को, वो तो शायद मेरी मेल में सुरक्षित होंगे, और नहीं तो बाकी भी तलाशूंगा, और उनको एक सोच तो रहा हूँ मैं। बहुत सारे मित्र मेरे कह रहे हैं कि इकट्ठे करो, तो मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ कि कोई अगर स्पॉन्सर कर दे तो भैया मैं छपवा दूंगा उसको। तो खुद ही छापूंगा और खुद ही बेचूंगा, वो मेरे लिए संभव नहीं है कि खुद ही छाप के बेच और पाऊँ। तो आपके बहुत बहुगुणा जी मित्र जी बहुगुणा जी जी बहुगुणा जी, इतना इतना अनुभव आपके पास है और क्या इतनी यायावरी आपने की है और इतने विषयों के बारे में आप चिंतन करते रहते हैं, तो एक ब्लॉग ब्लॉग भी लिखना शुरू किया आपने, ब्लॉगर बने आप? बिल्कुल मैंने ठीक कह रहे हैं सर। 1-2 बार मैंने कोशिश की लिखने की, लेकिन जी। आनंद आनंद नहीं आया मुझे उसमें। मुझे लगा कि आनंद फिर मैं लोग, उसी नहीं, उसमें छोटा लोग छोटा लिखा फेसबुक में जा मिलता है सकता है। सर बहुगुणा जी को। जी नहीं, मैं अब जैसे लोगों ने ट्विटर में लिखना शुरू किया, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, मुझे उसमें आनंद नहीं आया, तो फिर मैंने छोड़ आनंद दिया तो उसको। फेसबुक में आता है सर, फेसबुक में मिलता है। हाँ, फेसबुक में एक फायदा क्यों ये है बहुगुणा कि जी? आप, जी जी, क्या फायदा फेस है? सर इसका फायदा ये है ना कि अगर कुछ ने कोई कमेंट किया है, मैं उसके बारे में जान सकता हूँ, उस आदमी के बारे में वो क्या है, उसका उसका प्रोफाइल देख के बैकग्राउंड चेक कर सकता हूँ, उसका क्या रुचियां हैं ये देख सकता हूँ, है ना। और पिछले 5 साल पहले या 1.5 साल पहले क्या लिखा गया था उस बारे में, मैं इसको तलाश सकता हूँ उसी आदमी के द्वारा। और बाकी में ये संभव नहीं हो पाता है, बाकी में वो आज ढूंढते थक जाओगे आप। तो ये मुझे ज्यादा अच्छा लगा। जी। अगला सवाल आपके लिए है सर, साइकिलिंग का शौक और लंबी दूरी की यात्राओं की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? वो ऐसा है कि दया जोशी पूछ रहे हैं। प्रेरणा वेरणा कहीं नहीं मिली थी साहब। ये हुआ था कि, अब बहुत साफ बता देता हूँ कि हमारे यहाँ फौज में कभी कभी क्या होता था ना, मैं एक शुरुआत कैसे हुई कि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, तो पनिशमेंट मिला था हमारी उसको, जो हमारी टुकड़ी थी ट्रेनिंग सेंटर में। और जो पनिशमेंट मिलता है बहुत सख्त मिलता है, 1 हफ्ते तक दौड़ा भागा के आदमी का हड्डियां हिल जाती हैं। तो क्या हुआ कि तब तक वो आ गया कि जो लोग खेल में रुचि रखते हैं, तो उस समय आया था बॉक्सिंग के बारे में कि जो खेल वगैरह में रुचि रखते हैं वो कल रिपोर्ट कर ले। तो मैंने कहा ऐसा है कि दिन भर दौड़ने से बढ़िया एक मुक्का खा लिया जाए शाम को, फिर चैन से तो बैठूंगा कम से कम एक मुक्का खाने के बाद, तो फिर
तो ऐसे ही यूनिट में होता था कई बार। तो इसमें दो हो जाता था कि जो यूनिट के जो सख्त काम है उनसे मैं बच जाता था और घूमने फिरने को मिल जाता था। तो मैं स्वभाव से, मैंने बताया ना कि मैं बहुत कामचोर हूँ, मैं काम करना नहीं चाहता, मेरे को बहाना चाहिए तुरंत भाग जाऊंगा। तो ये यूनिट से या कामों से भागने का बहाना समझ लीजिए आप इसको। नहीं सर, हमने सरोज तो कुमार थपलियाल जी पूछ रहे हैं कि इतनी सारी व्यस्तताओं के चलते आप बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन कैसे कर लेते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं? खरदुंगला वहां की भी यात्रा की साइकिल से, तो खाली कामचोरी की मैं तो नहीं करेगा सर, जो सिद्धार्थ होगा वही होगा। उस यात्रा का बताइए एक लाइन में सर जी। सर खरदुंगा जो था उस समय वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास था, 18,560 फीट के आसपास में, और साल भर हाँ यहाँ पे करीब बर्फ 18। थी। और हम लोग हरियाणा से चले थे, हिमाचल से रोहतांग होते हुए। तो रास्ते में रोहतांग पास हो गया, बाराड़चा पास हो गया, तांगलंगला हो गया, लाचुंगला हो गया, नाकिला हो गया। तो 4-5 ऐसे पास है कि जो 16,000-17,000 फीट की हाइट में है। इनको पार करते हुए 28 दिन में हम लोग पहुंचे थे खरदुंगला। ले से 52 किलोमीटर है ये। तो वहां से भी 2 दिन लग गए थे। एक जगह पड़ती है, अगर मैं इसको खरदुंगला टॉप मान लूं तो एक साइड में साउथ कुल्लू है, एक जगह नॉर्थ कुल्लू है। तो हम लोग नॉर्थ कुल्लू में रुक गए थे, साउथ कुल्लू में रुक गए थे, साउथ कुल्लू से फिर नॉर्थ कुल्लू में, फिर वापस ऐसे आए थे। तो 28 दिन लगे थे हम लोगों को असल करीबन। हम लोग तो साहसिक खेलों में आपका बहुत रुचि भी है, आपने किया भी है। जब भट्ट जी ने आज सुबह कहा सर कि आज क्योंकि वो दूल्हे के रूप में आएंगे, ड्राइवर के रूप में आपको आना है आज, तो मैं तो बहुत डरा, क्योंकि मैंने आपके प्रोफाइल में मुक्केबाजी भी सुनी। मैंने कहा भैया मुक्केबाज के सामने इंटरव्यू में मैं तो डर रहा हूँ। भट्ट जी ने कहा वर्चुअल वो है तो इस माध्यम में तो आइए, वहां से थोड़ी मुक्का छोड़ेंगे सर। तो मुक्केबाजी कितने खेली आपने सर? मुक्केबाजी मैं लाइट वेट और लाइट वेट में लाइट वेट में था मैं, और जी बाद में मैं आ गया था। तो एयरफोर्स में मतलब सन 83 से लेके सन 87 तक 4 साल में वो बाप किया रे। था जी। तो तो अपने वेट में मेरे वर्चुअल इंटरव्यू तो हम कर ही सकते हैं सर आपका, अदरवाइज सामने सामने मुक्केबाज के सामने कौन जाएगा सर इंटरव्यू करने? ये वर्चुअल बढ़िया है। भट्ट जी पूछेगा, भट्ट जी। मुक्केबाज कभी आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बता रहा हूँ मैं। आप जी तो सर, देखो बहुत सारे जैसे ही कोई मुक्का मारे बोले स्टॉप, तो रुक जाएगा बेचारा। तौलिया भी फेंक देते हैं कभी कभी। हाँ तौलिया फेंकवा दीजिएगा कि भाई है ना। मोहम्मद अली जैसा ही मुक्केबाज सामने आ जाए तो स्टॉप करने से रुकेगा नहीं, वो तो कान काट देगा। नहीं इसीलिए बाहर भी। कान टाइसन ने काटा था, मोहम्मद अली ने काटा हाँ था। टाइसन में फिर टाइसन जैसा आ गया सामने तो फिर वो कान काट दे। लाइट वेट और लाइट वेट के मुक्केबाज रहे। मुझे लगता है कि एक कैटेगरी बनाई होगी वेटलेस कैटेगरी, उसमें शायद रहे होंगे बहुगुणा जी। वेटलेस करेंगे वो लाइट फ्लाई को आप वेटलेस ही कह सकते हैं, 49 केजी। अब तो हाँ फेदर। हाँ मनोहर चमोली मनु पूछ रहे हैं सर, मनोहर चमोली मनु पूछ रहे हैं कि आप अभिनय में ही रहते हैं, असल किरदार में कब रहते हैं आप हमेशा अभिनय में ही रहते हैं कह रहे हैं? असल किरदार में तो शायद ही कहीं कोई रहता हो साहब इस दुनिया में, खाली मेरे को कहे दोस्त दे रहे हैं, मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं कि कब रहते हैं आप, कभी रहते हैं कि नहीं रहते हैं असल किरदार में? शायद नहीं रहता। लेकिन सर मनु कुमार नैनीताल से कह रहे हैं मिर्ची माई के सामने असल किरदार में आ जाते हैं। ये मनु कुमार पूछ रहे हैं सर। आप सर बहुत सारे हमारे दर्शक हैं बहुगुणा जी जो आपसे या तो कविता सुनना चाहते हैं या गीत सुनना चाहते हैं, तो कुछ सुना दीजिए उनकी इच्छा। गाना नहीं गाता हूँ मैं, कविता एक सुना देता हूँ जो मैंने वो इसलिए याद आ रही है कि वो पिछले साल मैंने आज ही लिखी थी। तो फेसबुक में वो आता है ना मेमोरी का, जो पिछले साल आपने इस दिन क्या क्या किया था वो दिखाई देता है। तो वो शायद दिखाई दे रही है, तो मैं उसी को आपको सुना देता हूँ। पिछले साल लिखी थी आपने। स्वागत है सर जी। मैं राग प्रेम का हरदम गाता हूँ जी। मैं राग प्रेम का हरदम गाता हूँ, दिल की बात सुनाऊं किसको, नाजुक पत्थरों से मैं बतियाता हूँ।
दिल की बात सुनो, नाजुक पत्थरों से बच जाता हूँ। क्या विप्लव बात। में है, विप्लव में भी है आनंद मुझे, पीड़ा में है सुखरस बहता। बात आन की जब आ जाए, रणभूमि में धार तलवार उठाता हूँ, मैं राग प्रेम का गाता हूँ। डमरू का स्वर जब गूंजे, रचना का तांडव मादक झूमे। डमरू का स्वर जब गूंजे, रचना का तांडव मादक झूमे। संहार बिना है सजन अधूरा, संहार बिना है सजन अधूरा। विनाश नर्क तब तब दिखलाता हूँ, मैं राग प्रेम का हरदम गाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। राग दरबारी बढ़िया। कभी न भाया, राग दरबारी कभी न भाया। रावण सम्मुख सर न झुकाया। सुबह का सपना बना रहे, हर शाम दीप अनोखा जलाता हूँ, मैं राग प्रेम का हरदम गाता हूँ। बेजुबान शहर के सायों में, जी। बेजुबान शहर के सायों में, कहने को जब कोई बात न हो, शब्द स्वयं ही जब लगे ठिठकने। मौन मुख अस्वर, मौन मुख अस्वर गीत तभी मैं गाता हूँ, मैं राग प्रेम का हरदम गाता हूँ। बहुत एक साल सुंदर, पहले बहुत अब क्यों सुंदर सर। लिखी, किस बात पे लिखी थी? कुछ कुछ और सवाल आए हैं। जी भगोड़ा जी, बहुत शानदार आपने कविता सुनाई सर। आपसे के लिए कुछ और सवाल आए हैं। पंकज जानी पूछ रहे हैं कि अगर एक वाक्य में कहा जाए तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे? मुकेश प्रसाद बहुगुणा। और क्या एक कहेंगे? वाक्य में। बस बोल दिया मुकेश पंकज प्रसाद जानी बहुगुणा। पूछ रहे हैं। अच्छा, मुकेश प्रसाद। जी जी। और दूसरा डॉक्टर हरीश दफोटिया बागेश्वर से, हमारे कलाकार, वो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी कोई ऐसी खूबी यानी कि हिडन टैलेंट है जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आया और आना बाकी है? मुझे आज तक यही नहीं पता कि मेरी प्रत्यक्ष खूबी कौन सी थी, हिडन कैसे ढूंढूंगा साहब। प्रत्यक्ष खूबी समझ पहले प्रत्यक्ष चीजें तो मिल जाए साहब, कोई भी छुपी हुई चीजों को बाद में ढूंढूंगा। जी। नवनीत चौधरी विधेय पूछ रहे हैं कि कभी शूटिंग भी की है आपने? कौन सी शूटिंग, बंदूक वाली या कैमरे से? अब ये नहीं लिखा सर उन्होंने। तो ये बताए, शूटिंग तो कैमरे से भी शूट हो जाता है और बंदूक से भी शूट होता है। बहुत सही बात है। हाँ, ये इन्हीं से मिलता जुलता एक और सवाल लेकिन पूछा कि कोई ऐसी प्रतिभा भी है जो सामने नहीं है। इसका जवाब मिल चुका है। सर, हम आगे बढ़े इससे पहले हम जानना चाहेंगे, इससे पहले आप एक एक जीवन जी के आए हैं भारतीय वायुसेना में, एयरफोर्स में। जी और बिल्कुल। कल करगिल शहीद दिवस, कल विजय दिवस था। तो जी कल हमने चर्चा भी की थी इस बारे में। जी। और हमारे सौभाग्य से आप शहीद नहीं हुए, हमारे शो में बैठे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। तो वो कैसा अनुभव था सर? शहीद ना होने का या एयरफोर्स का? दोनों दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं 20 साल एयरफोर्स में रहा। जी ट्रेड मेरा, पहले मेरा ट्रेड था एडीएसओ, एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो उसमें हम लोग जो है ग्राउंड टेक्नीशियन को हेल्प करते हैं, तो उसमें मैं रहा। उसके बाद में मैं रडार, मेरा कन्वर्जन हो गया था, तो मैं रडार फिटर बन गया था। तो रशियन जो सिस्टम है P-18 P-19, ये 2 रडार है। तो इनमें मैंने लगभग 20 साल, पूरी जिंदगी मैंने इसमें काम किया मैंने इनमें। और जो रशियन सिस्टम जो एक है सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ये गाइडेड मिसाइल होती है। जो अगर अगर जो एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है, उसको हम रडार पे आइडेंटिफाई कर लेंगे और लॉक कर देंगे, तो उसके बाद हम जब टाइम टच करेंगे तो हम उसको वी कैन डिस्ट्रॉय दैट। तो 20 साल मैंने लगभग इस पे काम किया। और कारगिल के समय पे मैं आज के दिन सीमा पे था। जखाऊ एक जगह है, जखाऊ, बिल्कुल समुद्र के किनारे, कच्छ के रन में। तो वहां पे मैं, हमारा रडार बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात कर दिया गया था। P-19 रडार लेके था मैं उस समय, मैं डिटेचमेंट कमांडर था उस समय। और मैं आपको, हालांकि जो जिस क्षेत्र में मैं था, अपना जो साउथ वेस्टर्न जो बॉर्डर है, इसमें तो ऑपरेशनल काम नहीं हुआ। ऑपरेशन तो खाली कारगिल सेक्टर में चला। इस क्षेत्र में एक अहम घटना हुई थी। हम लोग जब आज 4 दिन बाद हम वापस लौट गए थे, उसके बाद शायद 6 या 7 अगस्त की बात है ये। पाकिस्तान का एक स्पाई प्लेन आ रहा था अटलांटा। जब आप नेट पे सर्च करेंगे जी। अटलांटा प्लेन, पाकिस्तान का एक स्पाई प्लेन था अटलांटा। तो वो स्पाई प्लेन था, वो रोज हमारी सीमा में घुस आता था कई बार चुपके से। तो हम एक दिन उसको समय पे डिटेक्ट कर लिया गया और हमारे यहाँ से बिग स्क्रम्बल दिया गया। फ्लाइट कैप्टन बुंदेला उसके
बाद में वो स्क्वाड्रन बुंदेला बन गया, उनका प्रमोशन हो गया था स्क्वाड्रन बुंदेला। वो उन्होंने उस जहाज को गिरा दिया था, पाकिस्तान का जो स्पाई प्लेन था स्क्वाड्रन बुंदेला, MiG-21 से उसको एयर टू एयर मिसाइल से उसको गिरा था। वो हमारे बेस ने किया था, उस जो जहाज गिराया था वो हमारे बेस का काम था। और करीबन उसके बाद फिर करीबन 1.5 साल हम लोग सीमा पे ही रहे। उसके बाद फिर वो 9/11 हो गया, उसके बाद वो संसद पे अटैक हो गया, 2-3 मौके ऐसे आए कि हम वापस आए, जब तक यूनिट में वापस आए उसके बाद फिर कुछ नया घटनाक्रम हो गया, फिर दोबारा सीमा पे। तो काफी दिन हम लोग सीमा पे रहे, लगभग 18 महीने हम सीमा पे रहे उस समय। लेकिन हम लोग डायरेक्ट वार में इन्वॉल्व नहीं थे। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि वार का क्या अनुभव रहा या किसका। एयरफोर्स वाले जो पायलट्स होते हैं वो डायरेक्ट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग जो ग्राउंड क्रू है, जो बाकी लोग होते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक्शन में बहुत रेयरली इन्वॉल्व होते हैं, बहुत रेयरली। डायरेक्ट एक्शन ये होगा कि कमांडो हमारे यूनिट के ऊपर या जो हमारी फॉर्मेशन है या जो हमारी डिटैचमेंट है उस पर कमांडो रेड हो जाए, या उनकी इन्फेंट्री मूव कर जाए, या उनका फायरिंग हम तक पहुंच जाए, या हमारे ऊपर बम गिर जाए। हम लोग डायरेक्ट एक्शन में बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं, हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं। जी, तो शहीद न हो पाने का दुख रहा सर आपको कभी? शहीद न होने का दुख तो ये गुगली है। ईमानदारी की बात ये बताऊं कि मैंने कभी मरने के बारे में सोची भी नहीं, मरने की बात नहीं कर रहे हैं, तो शहीद होने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही, कभी हम कोई भी सैनिक शहीद होने के बारे में कभी नहीं सोचता, वो अधिक से अधिक मारने की सोचता है। बहुत अच्छा। कोई भी सैनिक, कोई भी जनरल हो, हम जिंदा रहेंगे तभी तो जीतेंगे साहब। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अधिक से अधिक समय तक जिंदा रहें। अब ये बात होती है कि एक आध को मरना ही पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज आप मेरे को श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, आज आप श्रद्धांजलि दे रहे होते। जी, तो नंदन राणा नवल साहब पूछ रहे हैं कि उड़ती जुल्फें कब बंधेंगी? ये मेरे बालों के पीछे क्यों रहते हैं? अरे नंदन भाई, पठान मत हो, बांध देंगे किसी दिन। और दूसरा अतुल शर्मा, मेरे ख्याल है गिरीश जी के दो जी, अतुल शर्मा जी पूछ रहे सर पत्रिका के कॉलम के विषय में बताएं। पत्रिका में असल में अलग अलग पत्रिकाओं के अलग अलग लिखता था मैं। जनपक्ष के लिए शायद वो यूं ही करके एक कलम था, उस पर लिखते थे वो, और युगवाणी में शायद मैंने और नाम दिया था। सबने अलग अलग नाम दे रखे थे, मुझे याद नहीं है सब लोग गंगा वाले अलग नाम से लिखते थे, रीजनल रिपोर्टर वाले कुछ अलग नाम से अलग वो दे रखा था, अहमदाबाद से कानपुर से कुछ पत्रिकाएं छपती थी वो अलग नाम से लिखते थे। तो मैंने कभी इसको बहुत याद नहीं है मेरे को ढंग से। जी, कल तक सर आप हमारे शो में को एंकर थे, तो आज बहुत सारे हमारे दर्शक उस रोल में आ गए हैं। तो उन्हीं में से एक दया जोशी जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि बहुगुणा जी, आपने अपनी सेवा के दौरान विश्व के कई देशों की यात्राएं की और गोष्ठियों में भाग लिया। उन विश्व की अन्य देशों की यात्राओं के कोई अनुभव बताइए, कोई अच्छे संस्मरण, रोचक संस्मरण हो तो बताइए। तो मैं आपको ऐसा कोई खास संस्मरण है नहीं, मतलब कि जिसको मैं सबके सामने बता सकूं। मतलब भाषण देना है तो मैं बहुत लंबा भाषण दे सकता हूँ इस पे, लेकिन ऐसा कोई विशेष नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे यूरोप में लोकतंत्र ज्यादा बेहतर लगा भारत के मुकाबले में। वहां पे अगर लाल बत्ती है तो चीफ सेक्रेटरी भी रुक जाएगा साहब। अगर चौराहे पे लाल बत्ती है तो चीफ सेक्रेटरी भी रुकता है वहां पे। और वहां के मैंने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी बगैर गार्ड के घूमते फिरते देखा, नेताओं को बगैर गार्ड के घूमते देखा। लोग उनसे सामान्य रूप से बात कर लेते हैं। और रहन सहन तब अलकायदा नहीं था सर, तब अलकायदा नहीं था, तब अलकायदा नहीं था। था। मैं गया था 2007 के बाद में गया हूँ, अलकायदा था। और 2 घंटे तो 1.5 घंटे तो मुझे बिठा के रख लिया उन्होंने पासपोर्ट में मेरी फोटो से बहस नहीं की, 2 घंटे बिठा के रखा उन लोगों ने। बढ़िया। और मुझे अफ्रीका ज्यादा पसंद आया, अफ्रीका, भूटान और नेपाल ज्यादा पसंद आए। पिछले 2 साल पहले आपके लिए साथ में नेपाल, भूटान और अफ्रीका। मुझे लगता है कि
इनसे ज्यादा सीखने को मिल सकता है। जो नेपाल और भूटान से अगर हम जितना सीखेंगे वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका हमारे बीच में बहुत समानता है। हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं या उनकी नकल करते हैं, जबकि हमारे बीच में समानता नहीं है। सर वो और जिनके नेपाल और भूटान तो आपको इसलिए ज्यादा पसंद आया कि उस यात्रा में मैं आपके साथ था। अफ्रीका पता नहीं क्यों आपको पसंद आया। अफ्रीका इसलिए ज्यादा पसंद आया कि आप उस यात्रा में साथ नहीं थे। बढ़िया, बढ़िया सर, बढ़िया। तो रमेश द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि जब अब आप अपनी प्रतिभा का विस्तार किन क्षेत्रों में करना पसंद करेंगे? भगवान जाने साहब, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में भी। मैंने कभी इस जी। तरह से सोचा नहीं, कल को ये करूंगा, परसों ये करूंगा, बहुत लंबा नहीं सोच पाता मैं इन चीजों को कि साल भर बाद बढ़िया। ऐसा करूंगा, साल बाद ऐसा करूंगा। आपके आपके साहिर से ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सर क्या होता नहीं है बात। सर, होता क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, होता नहीं है, फिर हम परेशान होते हैं, खाम में दुखी होते हैं। सर बिल्कुल आपको सर। कैसे पता चला कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हैं बगुड़ा जी? आप तो मिले ही नहीं कभी। हाँ? ये कह रहे हैं कि आप तो मैंने कहा क्या आप तो कह रहे हैं? बगुड़ा जी मिले नहीं है सर, आपको कैसे पता चल गया कि वो हर फिक्र को धुएं में उड़ा देते हैं? नहीं, लगता ये है वो हरफन आज मौला आप जो उनकी बातचीत हुई है उससे पता चलता है। सर, वो अब मैं जी। बहुत साफ बताता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि मेरा नाम बहुगुणा नहीं बहुत दुर्गुणा होना चाहिए था। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाम एक नहीं, नाम बहुगुणा, गुण एक नहीं है, नाम बहुगुणा। तो इस तरह से दुर्गुण बहुत है मेरे अंदर भगवान के दिल से। राकेश राकेश पोखरियाल जी आपके मित्र हैं सर, कह रहे हैं कि यायावरी के मध्य बगुड़ा जी घर की जिम्मेदारी के निर्वहन से कितने संतुष्ट होंगे, या भाभी जी कितनी संतुष्ट होंगी? अब सर इस सवाल का जवाब पता नहीं क्या हो सकता है, आप व्यक्तिगत रूप से उनको दे नहीं, दीजिएगा। मैं इसलिए भी साफ बोलता हूँ, मेरी धर्मपत्नी जी बगल में है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ भैया, बहुत संतुष्ट हूँ, वो भी सुन रही है बगल में, तो मैं अभी जी। फिलहाल कोई रिस्क नहीं लूंगा। फिलहाल सर कोई हेमंत रिस्क नहीं। सर आप कुछ सवाल पूछिए, फरमाइश है अतुल शर्मा जी जी की। जी सर नहीं, मैं ये जोशी जी कह क्या रहा था कि जी। हाँ बोलिए बोलिए। जी मैं कह रहा था सर, आप पर्वतारोहण, राफ्टिंग और इसके अलावा साइकिलिंग, ट्रैकिंग, मुक्केबाजी, शतरंज, बैडमिंटन, न जाने कितने खेल आप खेलते हैं, लेकिन आपका इनमें से पसंदीदा कौन सा है? और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सा खेल बच्चों के लिए ज्यादा लाभकर हो सकता है सर, बताइएगा। मैं पसंदीदा खेल, मैंने हमेशा समय गुजारने के लिए खेल को मैंने कभी प्रोफेशनली खेला नहीं साहब। मैं प्रोफेशनली समय नहीं गुजारने खेला। के लिए कि ठीक है, प्रोफेशनली मैंने कभी उसको बहुत सीरियसली लिया नहीं किसी खेल को। आनंद जब तक जी आनंद आया खेला खेला, जब तक नहीं आया निकल दिया मैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि हम खासतौर से शिक्षा विभाग के संदर्भ में जब आपने बात छेड़ दिया है, जी हमारे जो व्यायाम शिक्षक हैं, हर शिक्षक का अपना एक पसंदीदा खेल होता है। अब जी बहुत सारे स्कूल हैं कि जहाँ पे फुटबॉल नहीं खेली जा सकती, या आप 100 जी मीटर की 200 मीटर की, वहां पे छोटे, तो वहां पे जो छोटे खेल है, शतरंज हो गए, बैडमिंटन हो गए, इंडोर वाले खेल हैं, इस तरह के खेलों को ज्यादा दिया जा सकता है। अब क्रिकेट पहाड़ के गाँव में संभव नहीं है खिलाना, तो अलग अलग बिल्कुल। क्षेत्र में गाँव की जो, इसके लिए उस क्षेत्र के भूगोल को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि पहाड़ में बड़े बड़े स्टेडियम बनाने संभव नहीं है। तो जो बगैर स्टेडियम के जो छोटे खेल हैं, सामान्य रूप से हमारे बॉक्सिंग के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, बॉक्सिंग और फुटबॉल हम पहाड़ी लोगों के कंधे और पैर सामान्य रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि हम चलते फिरते रहते हैं और जी शारीरिक काम करते हैं। तो ये फुटबॉल हो गया, बॉक्सिंग हो गया, आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे जो नेपाली हैं और पहाड़ी हैं, ये अच्छे बॉक्सर माने, हिमाचल के लोग, गढ़वाली लोग और नेपाली लोग स्वभाव नेचुरल जी बॉक्सर माने जाते हैं पहाड़ में। जब हम ट्रेनिंग में जाते थे, जो भी कोच बिल्कुल। होते थे, अच्छा स्टेमिनरी। गढ़वाली है, हाँ भाई नेपाली है, हाँ भाई हिमाचली है, वो मान के जी चलते थे कि ये है तो तगड़ा होगा। ऐसे ही जी फुटबॉल वगैरह के लिए है। तो इस हर क्षेत्र की अपनी कुछ खासियत है और उनका खान पान है। अच्छा, हर हर खेल के साथ खान पान का भी जुड़ा हुआ है। जी तो इसके लिए तो ये स्थानीय स्तर पर इस पे ज्यादा काम किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर तक एक तरफ से तय कर देते हैं कि हाँ भाई आज खेल महाकुंभ होगा, सारे बच्चे दौड़ेंगे, सारे बच्चे भाला फेंकेंगे, सारे बच्चे, ये संभव नहीं है किसी एक शिक्षक के लिए या किसी एक स्कूल के लिए। वो भाला भी फेंकवा दे, वो गोला भी फेंकवा दे, वो 100 मीटर की दौड़ भी करवा दे, वो कबड्डी भी खिलवा दे, वो खो खो भी खिलवा दे, वो बैडमिंटन भी खिलवा दे, ये संभव नहीं है। तो जिस स्कूल में जो अध्यापक,
विज्ञान का अध्यापक है, जो सॉरी व्यायाम का अध्यापक, वो जिस जी खेल में कुशल, उसको ये स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वो अपने स्कूल या आसपास के बच्चों को ये खेल खिलवाएगा तो ज्यादा अच्छे परिणाम निकलेंगे, मुझे ऐसा जी, लगता है। बहुत अच्छा जवाब सर। जी भट्ट जी। सर जोर से सर। सचिन के साथ ऐसे ही हुआ था। सचिन तेंदुलकर जी जब गए थे जी तो उनकी जी थाइज को देख के उन्होंने कहा था यू कांट बी अ फुटबॉलर, और थाइज को जी देख जी के डेनिस लेवी ने उनसे ये कहा कि आप क्रिकेट खेलिए। तो जब जी जी एकेडमी में गए थे तो देन ही बिकेम ए वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर। जी 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 बॉडी का जो कई चीजें स्ट्रक्चर है बहुत मायने, जी जी खान पान बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल निश्चित। आप बिल्कुल। तो खेल से जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि खेल को लेके जो हमारे जो जिस तरह से शोध होनी चाहिए थी, जिस तरह से प्रयास होने चाहिए थे, वो बहुत गंभीर प्रयास हिंदुस्तान में शायद नहीं हुए। नहीं। नहीं तो इतना बड़ा देश है और हम मुश्किल से 1 मेडल 2 मेडल लेके आते हैं, तो ये, जबकि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, मैन पावर की कमी किसी चीज की नहीं है, उसके बावजूद हम बहुत कम लेके आते हैं, तो ये सोचना तो पड़ेगा इसके बारे में। जी सर, हमारा एक सेगमेंट है भगवान जी जिसमें जोशी सर रोज जो सवाल पूछते हैं और दर्शकों को उसके जवाब देने होते हैं, और अधिकांश ये कि जवाब हमें खुद ही देने पड़ता है अगले दिन जोशी सर को। तो सर आज का जो है कल के सवाल जो है स्क्रीन पर है, इनके जवाब हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इसमें क्या था, इसमें कुछ उत्तर नहीं आया शायद ना, इसमें भी नहीं आया। नहीं सर, नहीं आया। नहीं आया, और मुझे थोड़ा सा आश्चर्य है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर जो है वो उत्तराखंड से है। वैसे तो उत्तराखंड की इस पावन भूमि ने कई, यानी कहना चाहिए, वीरांगनाओं को जन्म दिया, लेकिन तीलू रौतेली एक ऐसी महिला थी जिसके बारे में शायद विश जी, आप या भगवान जी जानते होंगे। तीलू रौतेली गढ़वाल की एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने अपने 2 भाइयों की मौत देखी, और वो 15 वर्ष की हुई तो उनकी माँ ने उनको याद दिलाया, और वो 15 से 22 वर्ष तक वो कत्यूरी राजाओं से युद्ध करती रही, और अपने क्षेत्र को काफी उन्होंने मतलब उन आतंकियों से, ये कहना चाहिए, उन राजाओं से अपने क्षेत्र को मुक्त कराया। तो इसीलिए उनकी याद में मेला भी लगाया जाता है। तो उनको गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, कि वीरांगना तीलू रौतेली जो थी। और बैसाखी का मेला भी लगता है वीरूखल में उनके नाम का। तो जी ये लोकल हिस्टोरियंस, जो लोकल हिस्ट्री है ना, जो देश के सामने आई नहीं है, मेरे को लगता है एक प्रयास होना चाहिए इसी कार्यक्रम के माध्यम से हो या किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो, कि देश में हमारे कितनी वीरांगनाएं पैदा हुई। नॉर्मली मैं आज ही एक फ्रीडम हिस्ट्री किताब पढ़ रहा था, उसमें रास बिहारी बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र के भी अग्रज थे, कैसे वो, और आज उनकी घर की क्या हालत है, उनके परिवार की क्या हालत है, कोई नहीं जानता। इसलिए फिर वो लगता है शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले लगेंगे, वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई वीरांगना तीलू रौतेली जो थी, वो इस प्रश्न का उत्तर था। और दूसरे प्रश्न का उत्तर था, किस शख्सियत को कवियों की कवि का। ये डायलॉग हुआ था जब महात्मा गांधी मिलने गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर से, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनपे लांछन तो नहीं कहूंगा, उनको कटाक्ष किया था कि आप कला के प्रति बड़े बड़े रुखे से हैं। तो गांधी जी ने जो उत्तर दिया था, बहुत लंबा उत्तर है, और उस उत्तर को सुन के रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आंखें भर आई थी, और उन्होंने कहा महात्मा गांधी को, तो आप तो कवियों के भी कवि हो। तो महात्मा गांधी ने जो उपाधि दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो महात्मा गांधी को उपाधि दी, वो कहा गया कवियों के कवि। हम सब जानते हैं कि महात्मा की उपाधि भी सर रविन्द्रनाथ अतुल टैगोर शर्मा जी जी कह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। जवाब आया है। मैंने महिला के बारे में पूछा है, यदि आप पूछे। शमशेर बहादुर सिंह जेंटलमैन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 2 भाइयों की एक बहन, ये प्रश्न था। वो बहन जो है वो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई वीरांगना तीलू रौतेली है। नहीं, कवियों के कवि की उपाधि वाली बात। नहीं, कवियों की कवि किसने उपाधि दी उनको? शैलेंद्र जी को। मैं तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बीच की बात कर रहा हूँ जी। नहीं, मैं अभी तो नहीं, उसमें मैं कल महात्मा गांधी का उत्तर भी आपको दे सकता हूँ कि उन्होंने क्या दिया था, जिसको पढ़ के
गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की आंखें भर आई थी। तो अतुल शर्मा जी ये कह रहे पर कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। उनको कहा जाता है, लेकिन वो उपाधि जो एक शख्सियत ने एक शख्सियत को दी, मैं उसके प्रश्न पे बात कर रहा हूँ। वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी के लिए कहा, ये उनके संस्मरणों में भी है। अतुल शर्मा जी की बात भी ठीक हो सकती है। शमशेर बहादुर सिंह जी बहुत 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 बड़े हस्ताक्षर हैं हिंदी कविता के, और वैसे ही जोश आता है उनकी कविताओं को सुन के। तो ये दो उत्तर थे सर। आज के 2 सवाल ले लेते हैं। एक पहला सवाल है, जी, यमुना नदी के किनारे पर कौन सा शहर एक मुस्लिम सेनानायक द्वारा बसाया गया जो जैन समुदाय का तीर्थ स्थल, मेले और राष्ट्रीय समागम एवं साथ ही एक उद्योग विशेष के लिए प्रसिद्ध है? इसके उत्तर मैंने अभी कहीं पढ़ा कमेंट्स में। जी वंदना मैम ने दिया था सर इसका जवाब, यमुनानगर करके। नहीं, यमुनानगर तो मुस्लिम शासक ने नहीं बसाया था, वो राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने इसका बिल्कुल ठीक उत्तर दिया था। हालांकि कम उत्तर देते, उनका हुआ ये था कि अकबर के नवरत्न जो थे टोडरमल, वो कहीं यात्रा पर निकले थे और इस शहर विशेष में आके यहाँ पर इनके सारे टोडरमल के इनको लूट लिया गया था। तो इसका सम्राट अकबर को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने अपने एक सेना नायक फिरोज को यहाँ भेजा था इस इलाके में, और उसने वो नगर को बसाया जिसका नाम पड़ा फिरोजाबाद। यमुना नदी के किनारे पर है और वहाँ जैन संत मुनियों का समागम होता है, जैन तीर्थंकर वहाँ पे हुए, इसलिए वो एक राष्ट्रीय महत्व का भी एक क्षेत्र है। और दूसरा वो जो उद्योग विशेष है, वो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का कमेंट यदि आप देख लें तो ठीक लिखा था उन्होंने, चूड़ियों के लिए, क्योंकि देश का 70% जो चूड़ियां बनती हैं वो फिरोजाबाद में बनती है, कांच का जो व्यापार है, इसलिए ये उत्तर राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का ठीक है। उन्होंने कहा कि फिरोज ने बसाया, वो पूरा बहुत विस्तृत उत्तर उन्होंने दिया था। पंकज ध्यानी जी भी कह रहे फिरोजाबाद, यस एब्सोल्युटली राइट, लेकिन राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी दे चुके हैं उसका उत्तर। और दूसरा प्रश्न जो था वो था कि वो एक फोक आर्ट के बारे में बताइए जो हिंदू और मुस्लिम्स दोनों उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फुल ऑफ फेथ एंड हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म का बड़ा प्रभाव है इस फोक आर्ट में, क्योंकि बुद्धिज्म के हिसाब से वो अपने टॉन्शरिंग करते हैं, टॉन्शरिंग मतलब सर के बाल हटा लेते हैं। और लेकिन ये फोक आर्ट, जैसे हम कल परसों भी बात कर रहे थे, फोक आर्ट जो है आजकल लोगों की उतनी रुचि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये फोक आर्ट भी अपना बस समय काट रही है किसी तरह, क्योंकि दीक्षा मिली हुई है फोक आर्टिस्ट को, इसलिए वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। अदरवाइज इनको नेड़ा क्या कहते हैं, नेड़ा के आगे भी एक शब्द है, वो मैं बिल्कुल वो हो जाता तो उसका आंसर मिल जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा वो रखा है, गुप्त रखा है कि ये लोक कला कौन सी है। जी तो ये कल आज के 2 सवाल थे सर। हमारे साथ बहुगुणा जी वापस लौट आए हैं। बहुगुणा जी स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि थोड़ा और एनर्जी लेके आप आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल साहब। नहीं, वो भी सुन रहे थे, ज्ञानवर्धन कर रहे थे, मैं देख रहा था उनको, ध्यान से सुन रहे थे क्वेश्चंस को। खैर चलिए, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेशन है। आप राजनीति शास्त्र के अध्यापक हैं सर बहुगुणा जी, और आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। तो राजनीति शास्त्र के आचार्यों में सर, दार्शनिकों में, चूंकि मैं भी उसी विषय का विद्यार्थी हूँ, तो कौन आपका पसंदीदा है राजनीति शास्त्र के जो हमारे दार्शनिक हैं, राजनीतिक दार्शनिक जो है, उनमें कौन आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है? मुझे लगता है गांधी जी। अच्छा। और आपने एक गलत कहा कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा, मेरा बैकग्राउंड राजनीति का है पूरा। पिताजी हमारे जयप्रकाश नारायण जी के साथ में, विनोबा जी के साथ में ही काम किया उन्होंने जिंदगी भर, और ये 2 आदमी ऐसे थे कि जो राजनीतिक न होते हुए भी राजनीतिक थे, विनोबा जी और जयप्रकाश नारायण। राजनीति का मतलब केवल सत्ता नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति का अर्थ है निर्णय लेने की प्रक्रिया, सामाजिक निर्णय लेने की
किया है। तो पिताजी ने, मैं हमेशा मेरे बचपन गांधीवादी आश्रम में ही गुजरा है। तो विनोबा जी को, जयप्रकाश जी को मैं जब छोटा था उनको समझता तो नहीं, अब समझ में आता है वो क्या कहते थे। उस समय तक समझ में नहीं आता था, छोटे में देखा था मैंने उन लोगों को। तो ये तो गांधी, आपने भारतीय जी, ये आपने भारतीय राजनीतिक दार्शनिकों की बात की। मैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में सवाल मेरा है सर। विश्व के परिप्रेक्ष्य में मेरा अभी, चूंकि जो हम राजनीतिक दर्शन जो पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ी कमी है। इसकी अगर आप देखेंगे कि जितने भी हमारे जो फिलोसफर जो किताबों में जो पढ़ाए जाते हैं, वो अधिकतर यूरोप के ही। इसमें जापान के दार्शनिक आपको नहीं मिलेंगे, चाइना के आपको नहीं मिलेंगे, ताइवान के नहीं मिलेंगे, श्रीलंका के नहीं मिलेंगे। चाइना के सर माओ को पढ़ाया जाता है, माओ से तुमको पढ़ाया जाता है। वो अकेला नहीं है, उसके अलावा और भी है, उसके अलावा और भी है। चाइना से, माओ से पहले भी राजनीति थी, माओ के बाद में भी राजनीति है। राजनीति का जन्म तो बहुत पहले से हो गया था, लेकिन तो हमके केवल जो पश्चिमी जो विचारक हम जो पढ़ाए जाते हैं, ये मुझे लगता है कि गड़बड़ी है थोड़ा सा। हमें जो एशिया के संदर्भ में, क्योंकि हमारी जो संस्कृति, जब हम हमारी जो संस्कृति है वो साउथ एशियन जो सिविलाइजेशन है, अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो हम विश्व राजनीति को बहुत ढंग से समझ नहीं सकते। मैंने विश्व के बहुत सारे उनको पढ़ा है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा प्रभावित किसी से नहीं हुआ। वो मुझे उनके हो सकता है उनके समाज के हिसाब से बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान के समाज के हिसाब से सोचता हूँ या हिंदुस्तान के समाज को देखता हूँ, अपने एशियन समाज को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है नहीं। ये मेरा बहुत जैसे मैकियावेली और हमारे जो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे, तो उनको लगभग एक ही विचारधारा का माना जाता है। जोशी सर बहुत गलत माना जाता है। कोई अगर ऐसा कहता है तो उसको राजनीति की समझ नहीं है। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं दो चीजें कह रहा हूँ। एक तो अतुल शर्मा जी कुछ करेक्ट कर रहे हैं हमें कि गुरुदेव को महात्मा गांधी जी ने कहा था, वो चेक कर लेंगे कल। अतुल जी को ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो ये बहुगुणा जी कह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि कोविड-19 के बाद जो 30% सिलेबस लेस करने की बात है ना, जिसको केंद्रीय या मानव संसाधन मंत्रालय, उसमें काफी कुछ विदेशों का चला जाएगा। मुझे लगता है कि काफी हमें भारत के बारे में, या आप ठीक कह रहे हैं, एशिया के बारे में सीखने की आवश्यकता है। न कि हम सोचें रूस की क्रांति हुई थी, न अमेरिका की क्रांति हुई थी और ऐसा हुआ था। हम अपने देश की क्रांति को समझें। मुझे तो हमेशा ये लगता है कि हम भारत को समझें, जो कि मैं चूंकि भारतीय कला का एक छात्र अपने आप को मानता हूं, तो मुझे ये लगता है जब मैंने सर्विस ज्वाइन की थी तब वर्ल्ड आर्ट की किताबों में इंडियन आर्ट के बारे में होता ही नहीं था। इंडिया को कुछ समझते ही नहीं थे, मुझे मुझसे गाली निकलती थी। मैं इस पे बहुत लंबी बहस करूंगा, लेकिन अब ऐसा हो गया कि ठीक है, कुछ कहा जाता है इंडियन आर्ट के बारे में, तो इसलिए बहुत 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 ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसलिए इस पे बहस नहीं करूंगा कि फिर राजनीतिक बहस हो जाएगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा नीति बना रहे हैं या जो मौजूदा चिंतक हैं देश में, इनको हिंदुस्तान की समझ किसी को नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से मेरी कैटेगरी आई एम टेलिंग कि इन लोगों में से किसी को हिंदुस्तान की समझ नहीं है साहब, किसी को नहीं है। और मैं इस पे मैं उदाहरण के साथ सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन फिर बहस बदल जाएगी, हमारा टीचर्स होगा। इनमें से किसी को हिंदुस्तान की जो समझ है, हिंदुस्तान की समझ मौजूदा राजनीतिकों में से अगर किसी को कह सकते हैं, गांधी को हुई है, लोहिया को हुई है, विनोबा को हुई है, जयप्रकाश को हुई है, हम कह सकते हैं चंद्रशेखर को हुई है, चरण सिंह को हुई है। इसके अलावा जितने भी राजनेता हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम से प्रभावित है। बस क्या कर रहे हैं कि उसको अनुवाद करके परोस दे रहे हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान की समझ कैसी है लोगों की। आज से 4-5 साल पहले क्या हुआ था कि हमारे एक दोस्ती कुर्ता पहन के सेमिनार में चले गए थे शिक्षा विभाग से। तो उस समय जो सचिव साहब थे, शिक्षा डीजी थे हमारे, उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया। अखबार में खबर आई कि कुर्ता पहन के जाने पे डीजी को सस्पेंड कर दिया गया। मैंने तुरंत पत्र लिखा और मैंने कहा मैं अगली बार जब आऊंगा तो मैं कुर्ते के साथ धोती भी पहन के आऊंगा। और मैं अगले 2 दिन के बाद में निदेशालय में, शिक्षा अपना जो निदेशालय, धोती के साथ कुर्ता पहन के चला गया। मैंने कहा सस्पेंड करना तो कर लो भैया। उसके बाद हमने कई लोगों के वो आए, भाई आपने भारतीय संस्कृति का मान रख लिया। मैंने उनको बताया भैया धोता कुर्ती उत्तराखंड का और उत्तर भारत का, अरुणाचल भी भारत का हिस्सा, वहां धोती कुर्ता नहीं चलता है। और धोती कुर्ता केरल में अलग तरीके से पहना जाता है, पंजाब में शायद ही कोई धोती कुर्ता पहनता हो, कश्मीर में शायद ही कोई धोती कुर्ता पहनता हो।
तो हिंदुस्तान की समझ नहीं है इनमें से किसी को। मैं धोती पहन लूंगा, मैंने भी तिलक लगा लिया तो माना जाएगा मैं भारतीय संस्कृति का बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। मैं स्थानीय संस्कृति की समझ रहा हूँ। मैंने जो तिलक लगाया है या जो मैंने धोती पहनी है, मैंने स्थानीय संस्कृति के अनुरूप किया है। भारत की संस्कृति बहुत विविध है, इसको किसी एक जगह केंद्रित करना नामुमकिन है। जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो गड़बड़ी करेगा। बहुत विस्तृत है साहब। जी जी। अंडमान निकोबार भी भारतीय है, लेकिन अंडमान निकोबार और उत्तराखंड में बहुत अंतर है। अब मैं उसको वो भी तो भारतीय संस्कृति है। क्योंकि मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, गढ़वाली समझता हूँ, कुमाऊनी समझता हूँ, तो ये भी संस्कृति है या ये ही संस्कृति है, अंतर है। ये भी संस्कृति है, लेकिन सिर्फ ये ही संस्कृति नहीं है। तो मौजूदा जो हिंदुस्तान के, मैं अब की राजनीति की बात आ गई, जितने भी राजनीतिक दल है, कोई अपवाद नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को हिंदुस्तान की संस्कृति की तमीज नहीं है, समझ नहीं। ये मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि विषय बदल जाएगा। जी जी, चलिए सर, धन्यवाद आपका। अतुल शर्मा जी लिख रहे हैं सर कि मैं गलत लग गया था, गुरुदेव को गांधी जी ने कहा था। सर ठीक कह रहे हैं, कृपया कह दें भाई। तो सर पढ़ रहे हैं इस बात को। हम अंतिम तौर पे सर आज के टीचर शो के इस एपिसोड के, तो मैं हमारे आज के हेमंत सर को एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, सर आप कोई और सवाल करना चाहें भगवान जी से तो आपका स्वागत है। जी। और मैं भट्ट जी, मुझे बड़ा आनंद आया आज आपने मुझे बुलाया। हेमंत जी एक मिनट, मैं बाधा दूंगा आपको। इससे पहले कि आप सवाल पूछे, याद रखिएगा आप ड्राइवर है दूल्हे के, मुझे मंडप तक पहुंचा दीजिएगा। लगाई मिर्ची लगाई। जी जी सर, दूल्हे का ड्राइवर बनना तो बहुत ही बड़ी बात है। और भट्ट जी ने मुझे आज दूल्हे का ड्राइवर बनाया है, और कल तो फिर दूल्हे को फिर आना है ड्राइविंग करने के लिए। जी, तो आपके जीवन का सबसे यादगार महत्वपूर्ण पल क्या है सर? क्योंकि आप तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन आप बताइए। बहुत कठिन सवाल पूछ लिया, मतलब ये बहुत कठिन सवाल आपने पूछ लिया। जैसे अब आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि जब आप कभी, हम लोग मेले में जाते थे जब छोटे बच्चे थे, तो अब किसी बच्चे से पूछ लो कि यार मेले में क्या अच्छा लग रहा है, तो मुझे वो खिलौना भी अच्छा लगता है, वो चकरी भी अच्छी लग रही थी, और ये झूला भी अच्छा लग रहा था, और वो बाजा भी अच्छा लग रहा था, और वो मिठाई भी अच्छी लग रही थी। अब वो बड़ा मुश्किल है साहब इसका जवाब देना। मैं मेले में हूँ तो मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है। कोई एक जो मिल जाएगा ना, बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, मैं इसका जवाब शायद ना दे पाऊँ, ईमानदारी से नहीं दे पाऊंगा। हाँ, वैसा आपको कोई जवाब चाहिए तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा था मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक म्यूट है। हाँ, बिजली की आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आ रही आपकी आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आई, आपने क्या कहा? अब आई आपकी आवाज अब आई, आपने क्या बोला? सुना नहीं हमने। मैं कह रहा था सर, आपका जो जीवन दर्शन है, हर पल खुश रहना है, तो आपके लिए हर पल महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ। जी, धन्यवाद जी। जोशी सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, मैं तो डॉक्टर हेमंत बिश्री का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारे लिए तो ये कैंसियां हैं, मतलब रामबाण है, उनको हम जरा आमंत्रित कर लेते हैं। तो रामबाण तो एक ऐसा होता है नहीं सर, मैंने इसलिए पूछा बहुगुणा सर से क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं, तो उनके लिए तो हर पल महत्वपूर्ण है। तो मैं यही उत्तर की अपेक्षा कर रहा था भट्ट जी। ऐसा खुशदिल आदमी, उसके लिए तो रोज हंसी खुशी है, हर पल को जीते हैं, आनंद लेते हैं सर। इसी तरह आपको हम रोज देखते रहेंगे। भट्ट जी धन्यवाद, और जोशी सर धन्यवाद कि मुझे भी आज आपने ड्राइविंग का मौका दिया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आप बीच बीच में आते रहिए और हमको सिखाते रहिएगा। अरे बाप रे, मेरा सुझाव ये है कि बिजली को 5-7 दिन में बिजली को बुला लेना चाहिए, इसके ज्यादा अच्छा रहेगा ये। मैं रोज ही कोशिश करता हूँ कि सर आ पाए, लेकिन सर की और भी व्यस्तताएं रहती हैं, बहुत सारे शोज आजकल हो रहे हैं,
जी। जब से हमने शो शुरू किया सर, बहुत सारे शो शाम को इस तरह के शुरू हो गए अलग अलग नामों से। जी हमारे तो ओपनिंग बैट्समैन यही है। जी जी। असली दुकान हमारी है सर, लेकिन नगीना में तुलाराम की 3 दुकानें हैं, 4 दुकानें हैं, सभी जी अपने जी आप को जी असली बनाते हैं। जी। तो नक्कालों से सावधान रहिएगा दर्शकों, द टीचर शो इकलौता शो यही है जो पूरे देश भर में देखा जाता है, पूरे देश के शिक्षक इसमें प्रतिभाग करते हैं, और पूरे अलग अलग विधाओं के अलग अलग कलाओं के लोग हम बुलाते हैं। वो सभी सरकारी शिक्षक जो असरकारी भी हैं वो सभी शो में आते हैं। और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ ऐसे ही एक असरकारी शिक्षक होंगे, आशीष नेगी जी, जो पौड़ी से हैं। और आशीष नेगी जी बहुत सारे फन के माहिर हैं, वो रंगमंच के साथ साथ लेखन के भी माहिर हैं, वो वाचन के भी माहिर हैं, बहुत अच्छी कहानियां नरेट करते हैं, बहुत बढ़िया नरेटर बहुत अच्छे हैं, और बहुत युवा शिक्षक हैं, बहुत प्रतिभावान शिक्षक हैं। तो कल हम 7 बजे आशीष नेगी जी से बातचीत करेंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे, उनसे सीखेंगे। और बहुगुणा सर, आज आपने बहुत तीखे सवालों के बहुत मीठे जवाब दिए, तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब और फिर भी आप बहुत मुझे लोग, रसगुल्ला बाबा कहते हैं। ये नहीं कि रसगुल्ला, अब तो नाम बदल दीजिए, रसगुल्ला बाबा कर दीजिए। सर ये नाम मैंने नहीं दिया है, ये आपने खुद अपने आप को दिया है, तो ये आप ही को चेंज करना पड़ेगा। और हमको जब तक आप रसगुल्ले नहीं खिलाएंगे तब तक हम नाम नहीं बदल सकते, हमारी मजबूरी है। बहुत तो अच्छी, बहुत सुंदर। मंजू मंजू पांगती जी कह रही हैं कि बेहतरीन एपिसोड रहा आज का। और भी बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे लेकिन अभी लिख नहीं पा रहे हैं, कई लोग अपनी मन की बात लिखने में थोड़ा संकोच भी करते हैं। तो आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को ठीक 7 बजे हम मिलते हैं आशीष नेगी जी के साथ। तब तक नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जी सर, कुछ कह रहे हैं? मैं कहता है कि हमारे हमारे शो की कितने दर्शक, कि कुछ दर्शक जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं, लेकिन कितनी ऑडियंस कितनी होगी सर? ऑडियंस? ऑडियंस हमारी रखने का हिसाब बहुगुणा जी के पास था, ठेका पहले दिन इन्हीं को दिया गया था। मैं अच्छा अभी अच्छा। मैं रफली बताता हूँ, अलग अलग ग्रुप में कहीं 3000 देखते हैं, कहीं 1000 देखते हैं, कहीं 2000 देखते हैं। हम तो कई ग्रुप में शेयर करते हैं। तो मैं पहले क्या करता था, सबको जोड़ लिया करता था मोटा मोटा। अभी मैंने किसी कहीं से देखा नहीं है, लेकिन मेरे को क्योंकि जो शुरुआत में हमारे 12-14 हजार तक गए हुए, ये मुझे लग रहा है कि हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है उसके बाद में। मुझे फिर से एक दिन फिर देख लूंगा, मैं आज देख लूंगा। ठीक 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 व्यूअरशिप ठीक। बदलते रहती है सर, क्योंकि लोगों के रुचि के हिसाब से व्यूअरशिप बदलती है। कभी संगीत हाँ वाले होते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाते हैं, वो जो बिल्कुल नहीं भी बिल्कुल। टीचर होते हैं वो भी देखने लगते हैं कि चलो संगीत चल रहा है तो उसका आनंद लिया जाए। जी हाँ, और जब गंभीर चर्चा कल होती कल है जैसे था, कल जैसे था उन्होंने बहुत अच्छा गाया। जी जी जी, तो जब गंभीर हाँ, चर्चा होती है तो फिर गंभीर जी लोग जी। ज्यादा जुड़े रहते हैं। जी जी जी। तो ये प्रदीप जोशी कह रहे हैं दीपक जी भी गेस्ट बनकर कार्यक्रम में रहे, पता नहीं कौन दीपक कौन जी से। हैं? दीपक दफोटी जी की बात नहीं, वो तो हरीश दफोटी है, पता नहीं सर। इनको इनको बोलिए, इनका बायोडाटा भेज दें हमको। जी जी जी, दीपक हाँ वो भेजते हैं सर, दफोटी जी का बायोडाटा इन्हीं के माध्यम से आया था। तो अभी दर्शकों हम आपसे विदा लेते हैं, और कल शाम ठीक 7 बजे आशीष नेगी जी के साथ मिलते हैं, उनसे कुछ कहानियां, किस्से और कुछ नाटकों के बारे में सुनेंगे, उनके अनुभव देखेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। आपने हमें बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जय